नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आज के डेलवे मीटिंग में। मैं सभी से निवेदन करूंगा, आप लोग अपना अपना फोन म्यूट रखेंगे, वरना जो बोलता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अभी कोई सीताराम चौहान है, वो प्लीज अपना फोन म्यूट कर लो, आपके यहाँ से आवाज आ रहा है। सीताराम चौहान कौन है? म्यूट करे फोन। हाँ, धन्यवाद। ठीक है, क्योंकि जो हमारे एक्सपर्ट आए हैं जो आपको बताएंगे पर्यावरणीय जो स्वीकृति जो माइनिंग में लिया जाता है उसके बारे में, उसको सुनना काफी काफी जरूरी है। मैं एक बार आप लोग का स्वागत करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो डेलवे का मीटिंग है, रमेश जी सर, म्यूट कीजिए। आज का जो मीटिंग है ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा चांस है हम सबके लिए, ये समझने के लिए कि पर्यावरणीय स्वीकृति क्या होता है और उससे कैसे आप लोगों का विकास हो सकता है, या आप लोगों के मुद्दे जो है वो सरकार तक पहुंच सकते हैं, या खनन उद्योग के तहत किस तरह से आप लोगों के मुद्दे प्रशासनिक रूप से या फिर खनन उद्योगों के द्वारा उन सब चीजों के ऊपर में काम किया जा सकता है। तो आज हमारे साथ में दो गेस्ट स्पीकर हैं। उनको हम सुनेंगे क्योंकि उनका समय बहुत बहुमूल्य है। हम पहले उनको सुनेंगे और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं हमारे पास एक्सपर्ट है एनजीटी के वकील साहब, एडवोकेट राहुल चौधरी साहब, जो दिल्ली से जुड़े हैं और आज आपको बताएंगे कि पर्यावरण स्वीकृति क्या है और उससे खान मजदूरों का और खनन उद्योग से के इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, समुदाय हैं, उनका क्या लेना देना है। पर मीटिंग के दौरान कोई भी फोन चालू नहीं रहे, सब अपना फोन म्यूट करेंगे। और जो एम्बेसडर्स हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, आप देख सकते हैं कि कौन से पॉइंट आपके कांटेक्ट पॉइंट ने फोन चालू कर रखा है। उन सबको आप अपने फोन से बता दीजिएगा अलग से फोन म्यूट करने के लिए जब तक ये प्रेजेंटेशन चलता है। तो मैं स्वागत करना चाहता हूं राहुल चौधरी साहब का, और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा हिमांशी चौधरी जी को, जो उनके बाद आप लोग को बताएंगे कि पर्यावरणीय स्वीकृति क्या होता है और उससे आपका क्या लेना देना है। राहुल जी, आपको प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज। धन्यवाद राणा जी। और मुझे लगता है कि जो लोग खान में चाहे काम कर रहे हैं या उसके आसपास रह रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी होगा। और ज्यादातर लोग मेरे ख्याल से यहाँ हिंदी समझेंगे, इसलिए मैं हिंदी में ही अपनी बात रखूंगा। और सबसे पहले मेरे ख्याल से अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ छोटे बड़े माइंस जितने होंगे उतने मुझे नहीं लगता है देश के किसी दूसरे भाग में होंगे, जहाँ हर गांव के आसपास आवाज आ रही है। हम आपको सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। हाँ, आसपास में आपके माइंस होता है। क्या की आवाज खोलेंगे? सबसे पहले ये बता दूं कि जब माइनिंग है, जो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं और राजस्थान में और छोटे गांव के संदर्भ में जो बात कर रहे हैं, वो पहला होता है आपका, एक कहते हैं माइनर मिनरल, जो कानून बने हुए हैं माइनर मिनरल्स को लेके कुछ बने हुए हैं, जो हिंदी में अगर शायद उसको छोटे खनिज हो गए। और दूसरा मेजर मिनरल, जैसे आपका वो ऑक्साइड हो गया, आयरन हो गया, उस तरह के माइंस हो गए। और एक और कैटेगरी माइनिंग की आ जाती है कोल की माइनिंग, कोयले की माइनिंग। और कोयले की माइनिंग एक अलग तरह से है जिसके लिए बहुत सारे कानूनों में फेरबदल किया हुआ है। तो पहली बात हो गई। और जो हम बात करेंगे वो करेंगे आपको एक मिनट। हाँ, जो अभी बात करने वाले हैं वो हम छोटे खनिजों की बात करेंगे, जिसमें आपका पत्थर हो गया या आपका
ये घर बनाने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप अपना अपना माइक म्यूट करें। ये जो टेक्नो वाला जो मोबाइल है ये किसका है, ये प्लीज आप। तेरे पास है नहीं मोबाइल, मेरे में आवाज ही नहीं आ रही। मेरा नेट नहीं आ नेट नहीं करना। ये सुखपुरा से सुनील जी, आप अपने मोबाइल को म्यूट करिए, आपके माइक को म्यूट करिए। सुनील जी सुखपुरा से क्या का नंबर यहाँ आ जाएंगे उनका। मुझे शिवानी कर देगा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तुम तो पढ़ ले तो समझ समझ ले यही है, अगर कर दे तो फिर यहाँ से कनेक्ट करा ला। ना ये तो कर दिया। देख देखो तो पहले पूछ ले शिवानी से, यहाँ सुनील से जी, कनेक्ट कर लूँ अपन। सुनील जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आपकी तो आ रही, लेकिन हमारे क्या है कि मेरे मोबाइल में आवाज कम है ना, जो इनको नहीं आ तो रही। आप अपने माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज। आप अच्छा इसमें डिस्टर्ब हो रहा है, दूसरे लोग सुन नहीं पा रहे हैं, आपके माइक को बंद करिए। अब ठीक है, अब ठीक है। तो जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वो माइनर मिनरल्स की बात करने वाले हैं, जिसमें ये पत्थर, रेती, बालू, इस तरह के जो आपके मिनरल आते हैं। और बालू के लिए तो बहुत समय से अलग तरह से कानून चल रहा है, पर पत्थर के लिए भी बहुत सारे कोर्ट डायरेक्शंस हुए हैं। सबसे पहली बात आती है, अगर मैं नए, पहले तो बात कर लेते हैं जो नए आपके खदान अगर खुलने वाले हैं कहीं किसी भी क्षेत्र में, आपके गांव में पहले से कोई खदान नहीं है और नया खदान खुलने वाला है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है। तो कुछ साल पहले क्या था कि जितने भी आपके ये खदान मालिक थे वो बड़े लीज एरिया नहीं लेके वो छोटे लेते थे, क्योंकि उससे क्या होता था, उनको जो पर्यावरण से संबंधित जो भी आपका कानून है उससे वो बच सके। लेकिन बाद में ये बदल गया और छोटे से छोटे लीज को भी आज पर्यावरण स्वीकृति लेनी पड़ती है। अब पर्यावरण स्वीकृति क्या है, आपके क्षेत्र के आसपास अगर कोई है जो लीज एरिया जो कि माइनिंग में है और उसके बाद किसी लीज एरिया वाले ने माइनिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले उनको एक करना होगा, अगर वहां पर कोई फॉरेस्ट एरिया है उस माइनिंग क्षेत्र में, तो उनको मिनिस्ट्री से, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उससे ये फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना पड़ता है, जिससे है कि आप जो जंगल की जमीन है उसको किसी और पर्पस के लिए, किसी और इस्तेमाल के लिए आप ले सकते हैं, उसके लिए उनको लेना पड़ता है। उसके लिए पूरी तरह से अलग प्रक्रिया है। और दूसरी प्रक्रिया जो पर्यावरण से संबंधित आ जाती है वो है आपका पर्यावरण स्वीकृति। पर्यावरण स्वीकृति के लिए पूरी अलग प्रक्रिया है। और पर्यावरण स्वीकृति से आने से पहले मैं फॉरेस्ट वाले में बता देता हूं कि अगर इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो भी माइनिंग का क्षेत्र है, जो नया माइन आने वाला है, वहां पे कोई फॉरेस्ट की जमीन है या नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि वहां कोई पेड़ ना हो, दो चार पेड़ ही हो, लेकिन कागजात में जो आपके जमीन के कागज है या जो सरकारी कागज है उसमें वो जंगल लिखा होगा। और अगर ऐसा है तो उनको उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। और खासकर राजस्थान के संदर्भ में ये है कि वहां पर आपके बहुत सारे चीतल है और ब्लैक बक है, ये सारे बहुत सारे क्षेत्र में है जिनको पेड़ कटने से, या पेड़ नहीं भी काटा तो अगर कोई माइनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे जमीन तो उनका प्रभाव पड़ता है। तो पहले, सबसे पहला आपके पास होगा कि आप ये पता करें कि वो जमीन का नेचर क्या है, जिसको आप कह सकते हैं नेचर ऑफ लैंड। सो नेचर ऑफ लैंड में ये आ जाएगा कि जमीन आपके जंगल है या नहीं है, सबसे पहली बात हो जाएगी। अगर जंगल है और कोई अगर माइनिंग वहां पर बिना परमिशन के शुरू कर रहा है तो आप उसको कोर्ट में ले जा सकते हैं, उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और अगर उसने जंगल के परमिशन ली है तो फिर उसके लिए उसको आप चैलेंज कर सकते हैं अगर उससे कुछ प्रभाव पड़ता है। जो दूसरी प्रक्रिया है जो मुख्य तौर पे हम आज चर्चा करने वाले हैं पर्यावरण स्वीकृति की। तो पर्यावरण स्वीकृति में यह है कि पहले क्या था कि जैसे आपके 5 हेक्टेयर से कम की जमीन है तो ज्यादातर वो 1 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर ऐसे करके लीज लेके और उस पर माइनिंग करते थे, ये दिखाने के लिए कि उनकी माइनिंग की परमिशन की, पर्यावरण स्वीकृति की जरूरत नहीं है।
तो अब ऐसा नहीं है। आज अगर कोई भी 1 हेक्टेयर में भी आप अगर खदान चलाना चाहते हैं, आपको पर्यावरण स्वीकृति लेनी पड़ेगी। और पर्यावरण स्वीकृति का ये है कि हर राज्य में और एक सेंट्रल लेवल पे एक कमिटी बनी हुई है, जिसके पास आपको आपकी जो जमीन है उसके बारे में सूचना देनी होती है। उस सूचना में मुख्य तौर पे उनको जो देना होता है कि इस जमीन से किसी तरह का कोई वातावरण पे, हमारे पर्यावरण पे किसी तरह का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तो उसके लिए उनके पास कुछ साधन है जिससे उनको रोका जा सकता है। और दूसरी बात, वहां पर किसी तरह का, जिस तरह से वो माइनिंग शुरू करेंगे, 2 तरह से माइनिंग होती है। एक मैनुअल, जिसमें कि आप मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और दूसरी हो गई जिसमें अगर आप मशीन इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो ब्लास्टिंग नहीं कर सकते हैं। और एक और हो गई जिसमें आप होल करके जमीन में, जिसको डीप होल माइनिंग ब्लास्टिंग करते हैं, उस तरह से आप ब्लास्टिंग करेंगे। तो ये सारा उनको उस समय बताना होता है कि वो किस तरह से अपने माइनिंग की शुरुआत करेंगे और आगे लेके जाएंगे। दूसरा, उनको बताना होता है कि यहाँ आसपास रह रहे परिवारों पर, चाहे वो खेती की जमीन उसमें नहीं जा रही है या जा रही है, या फिर जो परिवार रह रहे हैं उनके ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर उनको प्रभाव पड़ रहा है तो उनको आप कहाँ विस्थापित कर रहे हैं, कौन सी जमीन दे रहे हैं, कहाँ वो अपने रोजी रोटी के लिए जाएंगे, आसपास के मजदूरों को कितना उसमें काम मिलेगा खदान में काम करने के लिए। उसके बाद बात आ जाती है एक और, उस समय देखना होता है कि आपके वहां पर जब आप माइनिंग शुरू करेंगे तो प्रदूषण के रोकथाम के लिए किस तरह के आप उपाय करेंगे, जिसमें मुख्य तौर पे आप देखेंगे कि उनको कुछ प्लांटेशन करनी होती है, जो वृक्षारोपण करनी होती है आसपास में, और वो भी नेटिव स्पीसीज की। उसके बाद लाइटिंग करनी होगी, उसके बाद टॉयलेट की सुविधा देनी होगी। अगर आप कंडीशंस देखेंगे जो पर्यावरण स्वीकृति के समय दी जाती है, ये सारी, पर उसके पहले अगर माइनिंग लीज भरी है तो कमिटी ये डिसाइड करती है कि वहां पर जन सुनवाई भी कर सकते हैं। तो अगर छोटे माइनिंग लीज में शायद जन सुनवाई नहीं जरूरी हो, पर ये जो स्टेट लेवल इम्पैक्ट असेसमेंट कमिटी है वो देती है कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर जन सुनवाई करनी है। तो जन सुनवाई में जो भी आसपास के लोग हैं या जो भी लगता है कि प्रभावित है, वो जाके वहां पर अपनी बात रख सकते हैं। और ये सिर्फ बात रखना नहीं हुआ, मतलब ये एक तरह से आपकी वोटिंग नहीं है कि आप माइनिंग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। उस तरह का कोई आपके पास अधिकार नहीं दिया जाता है, पर ये अधिकार आपके पास होता है कि आप जब वहां पे माइनिंग शुरू हुई तो उसमें जाके आप क्या कर सकते हैं। मुख्य तौर पे जैसे बता सकते हैं कि आपके रोजी रोटी छिन जाएगी, या आपका घर जो है वो माइनिंग लीज एरिया के 100 मीटर के अंदर ही आ रहा है, और अगर ब्लास्टिंग की गई तो आपके मकान में दरार आ सकते हैं। आप रात में सो नहीं सकते हैं, आपके जानवर दिन रात परेशान रहेंगे अगर आपके ब्लास्टिंग का परमिशन दिया गया। तो आप अपनी इस तरह से बात रख सकते हैं, जैसे कहीं पे हुआ ब्लास्टिंग हुई और बहुत सारा जो मलबा है वो आपके खेतों में आ रहा है और आपकी खेती को नुकसान हो रहा है। और मकान में दरार तो हमने देखा है कि राजस्थान के बहुत सारे माइनिंग क्षेत्र में ऐसा है कि जहां 300 मीटर से ज्यादा भी है अगर दूरी पे घर, तो वहां मकानों में दरार आ रही है। उसके बाद वहां के पानी का स्तर नीचे जाता है, और ये भी एक मुख्य तौर पे माइनिंग के कारण होता है, क्योंकि जब उनको माइनिंग की स्वीकृति दी जाती है तो एक कंडीशन ये भी रखा जाता है कि आप जो वाटर टेबल है उसको टच नहीं करेंगे। और अगर माइनिंग आपके यहाँ पे अगर पानी का स्तर कम है तो आप इसकी बात भी रख सकते हैं कि हमारे यहाँ पहले से ही पानी का स्तर कम है, अगर माइनिंग का स्वीकृति दी गई तो यहाँ पानी का स्तर और नीचे जा सकता है। फिर कुछ जो है आपके जब एक पर्यावरण स्वीकृति देते समय उनको एक पर्यावरण आकलन रिपोर्ट, जिसको EIA कहते हैं, वो बनाने की जरूरत पड़ती है, और उसमें इन सारे बातों को रखना जरूरी है।
दूसरी बात ये है जो कि उसका एक संक्षिप्त रिपोर्ट बनाया जाता है। जैसे 500 पेज की रिपोर्ट है तो एक छोटे में आपके 30-40 पेज की रिपोर्ट रहेगी, और 30-40 पेज की जो रिपोर्ट है वो हिंदी में भी बनाना जरूरी होता है। अभी तक पूरी रिपोर्ट को हिंदी में बनाने का किसी तरह का कानून नहीं आया है, पर जो संक्षिप्त रिपोर्ट है वो बनाना जरूरी है, और वो आपको दिया जाएगा। जैसे वहां पंचायत घर में रखा जाएगा, और आप किसी तरह से संस्था की, जैसे एमएलपीसी जैसे संस्था की आप मदद ले सकते हैं, जिसमें वो आपको रिपोर्ट आपकी भाषा में समझा सके कि उस रिपोर्ट में क्या दिया गया है। और ज्यादातर आप देखेंगे जो अगर उस रिपोर्ट में कभी भी सही तौर पे संख्या नहीं दी होती है, उसमें मुख्य तौर पे होता है आपका वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का सही मानक वहां पे कभी नहीं दिया जाता है। जो वायु प्रदूषण अगर बहुत ज्यादा रहेगा तो वो हमेशा ही वायु प्रदूषण के स्तर ऐसे दिखाएंगे जो कि आपका जो कानून में है उसको उसके अंदर है। ये ज्यादातर माइनिंग या किसी और भी तरह के परमिशन में, और जहां आपकी माइनिंग आएगी वहां पर स्टोन क्रशर भी बहुत ज्यादा समय में आती है, और स्टोन क्रशर में इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों में एयर पॉल्यूशन का सबसे मुख्य तौर पर एक मुद्दा रहता है, जो कि वो गलत देते हैं। दूसरा जो सूचना आपके ईआईए रिपोर्ट में गलत आपको मिलेगी ज्यादातर, वो होगा जो आबादी से दूरी। अब आबादी किसको कहेंगे? 50 घर को कहेंगे, 100 घर को कहेंगे, 500 घर को कहेंगे? ये कहीं उस तरह से अगर नहीं डिफाइन है तो उसकी एक तरह से आप कहेंगे कि वो फायदा उठाते हैं। तो मुख्य तौर पे ये है जो वहां पहले से रह रहे हैं। अब अगर कोई वहां 2 साल पहले खेत में जाके अपनी घर बना ली और वहां पे माइनिंग कर रहे हैं तो शायद उसको आबादी की नहीं मानेंगे। पर जहां पे रह रहे हैं, आपके स्कूल है, आपके मंदिर है, और किसी तरह के और संस्थान है, तो वो पूरा क्षेत्र आबादी का होगा, और उसकी बाहरी दूरी। एक बार हमारा ये केस हुआ जिसमें उन्होंने जो गांव वाले हैं उनका कहना था कि जो हमारा घर है वो 200 मीटर पे है, उनका कहना था नहीं 1 किलोमीटर है। तो उन्होंने उसका जो डिस्टेंस है वो कहाँ से नापा? आपने देखा होगा, जैसे अगर जयपुर है या कोई और भी शहर है, उसमें एक 0 माइल होता है। वो 0 माइल बाउंड्री पे नहीं होता आपके शहर के, वो अंदर जाके होता है। तो उसी तरह से उन्होंने गांव में क्या किया कि गांव के सेंटर से जाके उसको नापा और बताया कि यहाँ से जो खदान की दूरी है वो 1 किलोमीटर है। पर कानून में ये नहीं है। कानून में ये लिखा है जो गांव की बाहरी दूरी है और जो खदान की बाहरी दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसको माना जाएगा कि ये आपकी दूरी है खदान और आबादी के बीच में। तो इस तरह के दूसरी इस तरह की सूचना जो है वो भी गलत वो देते हैं। उसके बाद जो आप सूचना देखेंगे ज्यादातर माइन खदान में गलत देने की, वो कितने आसपास के लोगों को काम मिलेगा। जब उनको स्वीकृति लेनी होगी तो उस समय शायद वो बोल देंगे कि हम 200 लोगों को घर काम देंगे, उनकी हम मेडिकल चेकिंग करवाएंगे और अलग तरह के सारे सुविधाएं देंगे। पर ये जाके आपको इसके ध्यान रखना है कि जब वो माइन शुरू करते हैं तो वो क्या है उस समय। तो वो ज्यादातर समय आप देखेंगे कि इस तरह के जो आपके पर्यावरण स्वीकृति के समय जो दिए जाते हैं वादे, वो ज्यादातर आपको मिलेगा कि वो सही नहीं है। उनको लाइटिंग करनी होती है, रात में खदान नहीं चला सकते हैं, गाड़ियां कितनी जाएगी। अब आपका गांव अगर मान लें कि 2 किलोमीटर भी दूर है, लेकिन खदान से अगर दिन भर में 100 ट्रक आपका अगर खदान का सामान जा रहा है तो उस गांव में रहना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। रोड एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के मुद्दे हैं, वो भी आपको जब पर्यावरण स्वीकृति का समय होता है उस समय आपको लेके जाना चाहिए। उसमें आपका मुख्य विरोध अगर आप देखेंगे कि आपको खदान नहीं चाहिए, उसमें शायद थोड़ा मुश्किल हो। लेकिन अगर आप उसमें ये कि आपको प्रभाव पड़ रहा है, हमें नहीं प्रभाव पड़ना चाहिए, आप सड़क कहीं और से ले जाओ, आप
जो दूरी है उसको सही बताओ, इस तरह के मुद्दे रखें तो शायद आपका अपनी बात रखने में भी आसानी हो। तो ये सारा जब होता है, जब फॉर्म देते हैं, फॉर्म देने के बाद उन्हें एक EIA रिपोर्ट बनाना होता है। EIA रिपोर्ट बन गई तो उसके बाद एक जन सुनवाई करते हैं। अब जन सुनवाई के बाद ये कमेटी के पास सारी रिपोर्ट चली गई और कमेटी उन्हें जब पर्यावरण स्वीकृति देती है तो उनको जो EIA रिपोर्ट है वो, उसके बाद जो जन सुनवाई में जो आपने अपनी बात रखी है उस पे खदान मालिक का क्या विचार था, और फिर कोई अगर ऑब्जेक्शन आपने पत्र के द्वारा लिखी है, वो सारे को देखते हुए वो उनको पर्यावरण स्वीकृति देना है या रिजेक्ट करना है, वो कंसिडर करते हैं। आप देखेंगे कि 99.9% या आप मान लें 100% में उनको पर्यावरण स्वीकृति दी जाती है, कभी वो रिजेक्ट करते नहीं है। अगर रिजेक्ट करते भी है तो वो कि फॉर्म गलत लिखा था, सिग्नेचर नहीं किया था, या किसी तरह के आपके उनके कागजी कार्रवाई में किसी तरह की परेशानी हो, वो पर्यावरणीय जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, कितना टाइम है राणा जी मेरे पास? ख्याल से ज्यादा, बस नहीं 2-3 नहीं मिनट। ठीक है, आप 10 मिनट और है, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज था ना, हाँ, इसलिए। हाँ। तो अब पर्यावरण स्वीकृति मिल गई तो अब आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे ही सारा काम खत्म नहीं हो जाता है। पर्यावरण स्वीकृति को आप एक तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नाम से जानते हैं, जो आपके राजस्थान का जो है वो भोपाल में केस फाइल होता है, वहां पर आप जा सकते हैं। उसको आप चैलेंज करते हुए, अगर आपको लगता है कि जो सूचनाएं दी थी वो गलत है, दूसरा जो पर्यावरणीय प्रभाव है, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, वो आपके जो फायदा होगा उससे उससे कहीं ज्यादा है, उसको इस तरह से नापा जाता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें एक आर्थिक लाभ देखते हैं, और आर्थिक लाभ को आप अगर पर्यावरणीय प्रभाव, जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट है, उसके साथ अगर देखें, तो अगर ये लगता है कि आर्थिक लाभ जो है वो कहीं उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो इसके पर्यावरण पे प्रभाव पड़ेगा वो बहुत ज्यादा है। अब ऐसा जंगल है जहां पर आपके पूरे पेड़ कटने वाले हैं, वहां पर जो जीव जंतु है उनको प्रभाव पड़ेगा, आसपास में लोग रह रहे हैं उनको प्रभाव पड़ेगा। अगर सबको हम किसी तरह से अगर नाप के देखें, अगर उससे ज्यादा है तो एक ये इस तरह से कर सकते हैं। अगर दूरी गलत बताई है आपके गांव से, वहां पे जो गांव के लोग हैं उनके लिए शायद आसान नहीं हो कि किस तरह से हम जो वायु प्रदूषण है उसकी सूचना सही मिली है या गलत मिली है वो बताएं। तो उसके लिए एक आप किसी संस्था की मदद ले सकते हैं। दूसरा, जो एक प्राइवेट कह सकते हैं आपके वायु प्रदूषण जांच करने वाली संस्था भी होती है, जिसको आप कुछ पैसे देंगे, जैसे कंपनी वाले पैसे देते हैं वैसे आप भी कुछ 2-4 हज़ार रुपए दें, 5 हज़ार, जो भी वो मांगते हैं, करके आप उसकी जांच करवा सकते हैं और बता सकते हैं कि ये जो सूचना वहां दी गई है ये सारे गलत है। और एक चीज और आपको देखनी होगी कि उन्होंने जो एरिया दिया है वो सही दिया है या नहीं दिया है। आजकल आपके पास फोन है, उसमें GPS वो लोकेशन बताते हैं कि हम यहाँ माइनिंग करेंगे, और वो आप किसी की मदद से देख सकते हैं। बहुत बार ये होता है, यहाँ तक कि छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े माइन या फिर कोई आपके इंडस्ट्री जो लगने वाली है, वो कुछ चीजों से बचने के लिए, जैसे जंगल से अपनी दूरी ज्यादा दिखाने के लिए, आबादी से दूरी ज्यादा दिखाने के लिए, हाईवे से दूरी ज्यादा दिखाने के लिए, या कोई तालाब, वाटर बॉडी जो है उससे दूरी ज्यादा दिखाने के लिए, वो जो GPS लोकेशन होता है उसको गलत दिखाते हैं। तो उसको भी आपको जांच करना बहुत जरूरी है जब आप इसको चैलेंज करने चाह रहे हैं। लोकल प्रभाव का जो वो बोल रहे हैं कि किस तरह से उसका आप मिटिगेशन करेंगे, उस बात को भी आपको वहां पे रखना बहुत जरूरी होगा जब आप इसको चैलेंज करने जा रहे हैं किसी पर्यावरण स्वीकृति को। और पर जो चैलेंज करना है उसका सबसे मुख्य चीज होगा आपके लिए कि आप उसको 30 दिनों के अंदर चैलेंज करें। जिस दिन पर्यावरण स्वीकृति दी गई है वो
पहले ये होता था कि वो वेबसाइट पे अपलोड नहीं होती थी, लेकिन अब वो समय से अपलोड कर देते हैं। और अभी तक कानून ये है कि आपको 30 दिन के अंदर करना है। 30 दिन के बाद आपको और 60 दिन मिल जाता है चैलेंज करने के लिए, पर उस 60 दिन में आपको फिर बताना होगा कि आपने पहले क्यों नहीं इसको कोर्ट के सामने चैलेंज किया। और जब आप चैलेंज करने जा रहे हैं तो उस समय आपको किसी तरह की मदद जो भी है, बहुत सारे संस्था आपको मदद करने को तैयार होंगे कि उसमें क्या गलत है क्या सही है देखते हुए। अब आपने चैलेंज भी कर दिया या चैलेंज नहीं भी किया, चैलेंज किया तो आपके पक्ष में नहीं आया, और अगर आपने चैलेंज नहीं किया, आपको पता चला कि यहाँ पर खदान ही शुरू हो चुकी है, अब तक आप कुछ नहीं करे और अब आप प्रभाव उसके फेस कर रहे हैं, तो उसमें आप सबसे पहले इसके जो दस्तावेज आपको निकालने की जरूरत होगी वो है इन्वायरमेंट क्लियरेंस, जिसको पर्यावरण स्वीकृति कह रहे हैं, और फॉरेस्ट क्लियरेंस, और तीसरा आपको और देखने की जरूरत है, एक है हमारे यहाँ पे कानून है एयर पॉल्यूशन एक्ट, जो वायु प्रदूषण से संबंधित जो कानून है, उनको उसके अंदर भी क्लियरेंस लेने की जरूरत होती है। तो उसके भी दस्तावेज आप जरूर निकलवाएं, क्योंकि उसमें भी कुछ शर्तें होती है। और जब आप इन तीनों दस्तावेज में जो उनके पास है निकलवाने के बाद, उसमें जो जिस तरह के उनको शर्त दिए गए हैं, क्योंकि जो उनको क्लियरेंस मिली है उसमें बहुत तरह के कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को आपको देखना होगा, और उसमें फिर आप उसको बता सकते हैं कि ये सारे कंडीशंस चैलेंज ये मिल नहीं रहे हैं उनके, या ये फॉलो नहीं किया जा रहा है। उसमें सबसे पहला जो होता है, उनको 6 महीने के अंदर, जब आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस या पर्यावरण स्वीकृति दी गई, उसके 6 महीने के अंदर उनको एक कंप्लायंस रिपोर्ट देना होता है। कंप्लायंस रिपोर्ट ये है कि आपको जैसे 50 शर्त दी गई पर्यावरण स्वीकृति के समय, आपने उन 50 शर्तों में से किसका किस तरह से कंप्लायंस किया है वो दिखाना होता है, और वो पहले 6 महीने फिर हर 6 महीने पे उनको जमा करना होता है। तो पहला चीज आप क्या लेंगे? पहला चीज पर्यावरण इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेंगे। दूसरी चीज पर्यावरण आपको जो कंप्लायंस रिपोर्ट है वो लेंगे, और जो पर्यावरण रिपोर्ट है जो क्लियरेंस के पहले दी गई थी, वो भी अगर आप कोशिश करें आपको मिल जाए। इसके बाद आप उसमें देख सकते हैं कि जो उन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट जो जमा किया है वो सही है या नहीं। उसमें ब्लास्टिंग से संबंधित जो आपके कंडीशन है, जो शर्त है, वो पूरी तरह से कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं। सबसे मुश्किल उनके लिए होता है ग्रीन बेल्ट का कंप्लायंस, जिसमें उनको अपने परिधि में जो पूरे लीज एरिया के सिरकमफ्रेंस में पूरे में आपको वृक्षारोपण करना होता है, जो कि वायु प्रदूषण को कम करे। और वो आप देखेंगे कि ज्यादातर खदानों में ये नहीं हो रहा है इस तरह की कंप्लायंस। उसके बाद जो कंप्लायंस वो नहीं करते हैं, वो आप देखेंगे कि ब्लास्टिंग के टाइमिंग, ब्लास्टिंग का समय उनको निर्धारित रहता है, और अगर डीप होल ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो उनको सूचना भी देनी होती है कि इस समय हमारा ब्लास्टिंग का समय है और इस समय कोई आसपास नहीं है। लेकिन वो दिन में भी ब्लास्टिंग होगी जहां तक मेरा अनुभव रहा है, और रात में भी ब्लास्टिंग करेंगे। तो ये दो मुख्य तौर पे आपके जो है वो किसी तरह से आप देखेंगे कि इसका कंप्लायंस नहीं होता है। तीसरा, ये मजदूरों को लेके जो आपकी बात रहती है, मजदूरों को लेके बहुत तरह के कंडीशंस रहते हैं, और ये सिर्फ क्लियरेंस में नहीं होगा, आपके जो माइनिंग लॉज है उसके अंदर भी उससे संबंधित कंडीशन रहते हैं, कितने घंटे वो काम करेंगे, आपका किस तरह का रजिस्टर मेंटेन होगा। और जो पर्यावरण स्वीकृति है, इसमें आपको मजदूरों से रिलेटेड संबंधित बहुत ज्यादा इसमें कंडीशंस नहीं होंगे। उसके लिए हमें फिर अगर इसमें कुछ कंडीशन है कि आपको जो MMDR एक्ट है या जो माइनिंग लीज से संबंधित जो भी कानून है उसको पालन करना है, अगर इस तरह की एक शर्त है, उसके आधार पर ये आपके पर्यावरण के कोर्ट में भी इसको लेके जा सकते हैं कि ये सारा कंप्लाई आपका माना नहीं जा रहा है। ये मुख्य तौर पर एक और है। फिर आप
ग्राउंड वाटर टेबल इंटरसेक्शन वाला जो है, जिसमें अगर वहां पे जब माइनिंग करते समय उन्होंने कहीं ग्राउंड वाटर जो है आपका जमीन का पानी का स्तर, उसको तो नहीं डिस्टर्ब किया है। ये एक और बहुत मुख्य है जो कि ज्यादातर इसमें होता है। उसके बाद मुख्य ये वायु प्रदूषण से संबंधित बहुत तरह के इसमें कंडीशन होते हैं, जिसमें होता है जैसे आपने खेतों में देखा होगा कि एक स्प्रिंकलर लगाया जाता है जिससे हर समय पानी निकल रहा है। इस तरह के उनको माइनिंग में भी करना होता है बहुत जगह पे कि आपका वायु प्रदूषण ना हो। और इसी तरह से स्टोन क्रशर में वायु प्रदूषण को लेके ज्यादा कंडीशन रहते हैं। और माइनिंग में भी आपको वायु प्रदूषण को कैसे कंट्रोल करेंगे, अगर आपका खदान का सामान जब आपके ट्रक पे लोड किया जा रहा है उस समय किस तरह से प्रदूषण हो सकता है, उसको कैसे रोका जाए। खदान जिस सड़क के इस्तेमाल कर रही है वो पक्की है या कच्ची है, तो उसमें धूल जो हो रहा है उसको किस तरह से रोका जाए। तो इस तरह के जो शर्त दिए हुए हैं इन सबको हमें देख के और उसके ऊपर फिर कोर्ट के सामने हमें बताना होगा कि ये सारा आपका माना नहीं जा रहा है, ये सारे का उल्लंघन हो रहा है पर्यावरण का। तो मेरे ख्याल से संक्षेप में यही है। कभी डिटेल में हम बैठेंगे तो फिर बाकी बात कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी। बहुत सारे सवाल आएंगे, लेकिन क्योंकि आप 13 तारीख को भी जयपुर में हैं, तो उस वक्त भी हम लोग कुछ सवाल इन लोग जो लेके आएंगे ग्रुप में, सब लोग का सवाल तो नहीं सुन सकते हैं। तो मैं सभी एम्बेसडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ग्रुप में जो सवाल निकल के आ रहे हैं, आपके पास 2 दिन का समय है, आप वो क्वेश्चंस नोट करें और फिर राहुल जी के साथ में 13 तारीख को आप डिस्कस कर सकते हैं जयपुर में। अभी हम कुछ सवाल जरूर लेंगे, पर हिमांशी जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि राहुल जी के प्रेजेंटेशन के बाद में अगर आपको लगता है कुछ कोई बात जो छूट गया है या जो हमारे, क्योंकि आप लोकली जुड़े हुए हैं, कोई बात कहनी है तो आप कह दीजिए और आपका प्रेजेंटेशन आप डाल दीजिएगा तो वो हम लोग सर्कुलेट भी कर देंगे। राहुल जी, मुझे जो आपकी बातों से लगा, मैं शुरू करने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जितने लोग हैं आर्टिसनल स्मॉल स्केल माइनिंग में या छोटे खदान में, उसमें जो मुद्दे आ रहे हैं, सबसे पहला आ रहा है ड्रिलिंग का। ठीक है, उस ड्रिलिंग के कारण काफी सारे लोग सिलिकोसिस के दब के घेरे में आ गए। तो उसको हम लोग एनवायरमेंट क्लियरेंस में कैसे देख सकते हैं ताकि ड्रिलिंग कम से कम सही तरीके से हो जाए। दूसरा आ रहा है लेबर। ठीक है, लेबर का जो एनवायरमेंट क्लियरेंस या पर्यावरणीय स्वीकृति लेते वक्त जो दावे किए जा रहे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, उसके बारे में किसी को नहीं पता जमीनी स्तर पे कि मैंने अगर अपने बूंदी, भीलवाड़ा, जोधपुर कहीं पे भी माइंस चला रहा हूँ तो मैंने जो वर्कर्स के बारे में बताए हैं वो वर्कर्स को, गांव वालों को पता है कि नहीं कि मेरे खदान में मैं किनका नाम दर्ज किया हूँ, और शायद वर्कर को भी नहीं पता। तो ये कैसे अपन देख सकते हैं। तीसरा आ रहा है प्लांटेशन की जो बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिलिकोसिस और ऐसे व्यवसाय खनन में काम करते हुए जिनकी आंखें चली गई, किसी तरह से वो विकलांग हो गए, उन लोगों को कैसे रोजगार मिल सके ताकि वो पर्यावरणीय स्वीकृति में जो प्लांटेशन वगैरह का काम दिया गया है वो उनको मिल सके। तो ये कुछ मोटा मोटा है। और 3 चीजें के ऊपर में कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनकी आंखें चली गई, जिनके हाथ पैर टूट गए, उनको कुछ नहीं मिला, वो माइंस ने उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं किया, उनका पर्यावरणीय स्वीकृति मिली हुई है, वो चल रहे हैं। तो क्योंकि जैसे कि श्रमिक जो है खनन में वो केंद्र के दायरे में आता है और वो खनिज जो निकल रहा है वो राज्य के दायरे में आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में तो कोई आपसी मतलब कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, समझ है ही नहीं, इसीलिए वर्कर्स की स्थिति इतनी खराब हो गई। पर हम लोग यही देख रहे हैं कि एनवायरमेंट क्लियरेंस जो है, पर्यावरणीय स्वीकृति जो है, वो फिर राज्य के दायरे में लेना पड़ रहा है खनन पट्टा धारकों को, लीज होल्डर को या क्वारी लाइसेंसेस को। और यहाँ वो एक कंडीशन है कि पहले एनवायरमेंट क्लियरेंस लाओ, स्वीकृति लाओ, उसके बाद ही खनन जारी कर पाओगे। साथ ही दूसरा भी, जैसा आपने कहा कि उसको 6 महीने में अपना रिपोर्ट भी देना पड़ता है कि मैंने क्या किया। तो ये जो एनवायरमेंट क्लियरेंस है, क्योंकि ये उसको पाबंद कर रहा है अभी, और पाबंद कर रहा है तो जैसा आपने कहा कि लोगों को भी जानने का अधिकार है कि उन्होंने कितने वर्कर्स को रोजगार दिया, उस गांव के स्थानीय लोगों को,
जिनको सिलिकोसिस हुआ उनको वैकल्पिक रोजगार से कहाँ जोड़ा, या उनको क्षतिपूर्ति में क्या मदद मिला, या फिर प्लांटेशन वगैरह के लिए कैसे लोगों को जोड़ा गया कि नहीं। तो हम लोग ये स्कोप देख रहे हैं कि ईसी के आने से, एनवायरमेंट पर्यावरणीय स्वीकृति के पाबंदी आने के बाद, कैसे हम वर्कर्स के स्वास्थ्य को और वर्कर्स के पर्यावरण को, इन तीनों को कैसे हम देख सके, इसके ऊपर में अगर आप कोई मैनुअल बना के देते हैं तो अगली मीटिंग में हम में उससे पहले हम शेयर भी करेंगे, और वो एक बहुत बड़ा योगदान होगा। आज अगर मुझे कोई मेरे नाम से नहीं पहचानता, लेकिन माइनिंग में इसी लेते वक्त मेरा नाम बताना पड़ेगा, तो मैं कम से कम इस इसी के चक्कर में तो कम से कम मेरा नाम कहीं ना कहीं दर्ज होता है, या मुझे वो चीजें मिलती हैं, या वो दिक्कतें जो हो रही हैं वो कम होता है। तो इसके ऊपर में हम एक मैनुअल चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग छोटे खदान पे काम करने वाले लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, और ज्यादातर लोगों का पहचान नहीं है माइनिंग में, खतरे में काम कर रहे हैं, और अगर उससे किसी वजह से प्रभावित हो गए तो भी उनको कोई रोजगार नहीं मिलता, क्योंकि अब तो माइंस में काम नहीं कर सकते। तो आपसे वही मांगेंगे। अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ। हिमांशी जी, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज। हिमांशी चौधरी जी। नमस्कार। हाँ। हाँ जी सर, नमस्कार सभी को। वैसे तो राहुल जी सर ने सब कुछ कवर कर दिया, सारे लिटिगेशन पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। कैसे कैसे हम जो है एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो हम बात कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग कैसे हम कोर्ट तक जा सकते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। मैं छोटा छोटा आपको ब्रीफ करूंगी एएसएम के बारे में, उससे डीएमएफटी का जो जुड़ाव है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। एएसएम जो बेसिकली है, एएसएम जो है वो जो छोटे पैमाने पे जो भी खनन गतिविधियां हो रही हैं वो ज्यादातर अनौपचारिक हो, उसमें हालांकि जो लोग हैं उनको रोजगार मिल रहा है, पर उसकी वजह से जो पर्यावरण जो है उसका बहुत ज्यादा अमाउंट में नुकसान, उसको बैलेंस आउट करने के लिए एएसएम जो है उसको स्टेब्लिश किया गया। एएसएम जो है उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, पहले उसमें अन्वेषण, फिर उसमें उत्खनन होता है, फिर प्रसंस्करण, फिर परिवहन और फिर बिक्री। ये जो है ये इसके प्रोसेस में काउंट होते हैं। पर्यावरण मंजूरी जो है वो क्या होता है, जो भी लीज मैं लेना चाहूँ, स्टेब्लिश करना चाहूँ, तो उससे पहले मुझे जो है एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं कल को जोधपुर में अपना एक लीज सेटअप करना चाहूँ, तो उस लीज सेटअप करने से पहले मुझे एक एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ेगा। वो जो है उसमें मजदूर, पर्यावरण, उनका हेल्थ, उनके बच्चों का हेल्थ, जो भी जिस गांव में मैं सेटअप करना चाह रही हूँ उसका एनवायरनमेंट, उसकी लोकेलिटी को कैसे मैं प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, उन लोगों की ब्रिंगिंग में, ये जो सारी चीजें हैं ये इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के अंदर जो है कवर होती है। तो जो भी जैसे राणा सर ने अभी कवर किया कि उसमें मेंशन तो है वो चीज, पर उन लोगों को कोई जवाबदेही नहीं है। उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि आपके लिए इतना फंड रिलीज हो रहा है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट फाउंडेशन जो है वो सरकार ने बना दी है। तो अगर मेरे को जाना है तो उससे पहले मुझे ईसी लेना पड़ेगा, पर वो ईसी जब मैं ले रही हूँ तो उसमें तो मैं सब मेंशन करती हूँ कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा उस हिसाब से। बट जब मैं वो करूंगी ईसी का सर, जैसे रिपोर्ट का सर ने बताया 6 महीने बाद, पर मजदूरों को इसके बारे में कोई नॉलेज कि पर हेड काउंट जो है हमारे लिए इतना जो है फंड है जिससे हम ले सकते हैं उनको। जैसे सर ने, राणा सर ने सिलिकोसिस का जिक्र किया, या और भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिससे जो भी जो खनन में काम करने वाले लोग हैं वो ग्रसित हैं। हेल्थ, जैसे राहुल सर ने बताया था एयर पॉल्यूशन का जो एक्ट, उसके भी अंदर बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं। बट इस लोगों को इसकी जानकारी नहीं, लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाना, उसके लिए हम जन सुनवाई जैसे कार्यक्रम कर सकते हैं, ताकि उन लोगों को ये चीज पता हो सके कि हमारे लिए ये प्रावधान है और हमें ये हमारा राइट है। वो काम करते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको पैसा मिल रहा है, उनके बेसिस पे उनकी हेल्थ डिग्रेडेशन हो रहा है, उनकी हेल्थ हो रहा है, इन्वायरमेंट हो रहा है, हर किसी में उनको वो जो है उनमें अगर प्रावधान अगर बनाए गए उनके लिए तो वो उन प्रावधान का उनको फायदा मिलना चाहिए। ये जो है ये जो काम है ये डीएमएफटी जो हमारा है वो ये चीज का उस चीज से लिंक्ड है, उस चीज से लिंक है। तो उस चीज में हम अपना जो है जो भी परिस्थितियां जो भी परेशानियां उनके आगे डालेंगे तो वो हमें उस चीज का
सॉल्यूशन कहीं ना कहीं दें। ये सब सारी चीजें जो है, इसके लिए हम जो है वो कर सकते। पर्यावरण मंजूरी के लिए एएसएम को क्या क्या करना पड़ता है? आवेदन जमा, फिर ईआई रिपोर्ट जैसे राहुल सर ने मेंशन करी, वो उनको उसका आकलन एक बार करना है। फिर सार्वजनिक परामर्श करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ ये हो रहा है, आप लोगों की सहमति जो है वो उनको लेनी पड़ती है। ठीक है, उसकी फिर सुरक्षाएं और एजेंसियां जो हैं उनसे उनको समीक्षा करनी पड़ती है। फिर उन सभी की अनुपालना करनी पड़ती है। अनुपालना में जो 6 महीने की रिपोर्टिंग जो है सर ने आपको मेंशन करा, वो उसी के अंडर कवर। पर्यावरण मंजूरी जो है उसके लिए हमारे पास लाभ ये है कि हम उसमें इसमें तो अगर वो कहीं ना कहीं किसी जगह वो माइनिंग सेटअप कर रहे हैं, तो वहां का जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, तो जितना उनको नुकसान कर रहे हैं उनसे डबल जो है उनको पहले स्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रह सके, वो बच सके। ऐसे तो अगर हम इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लेंगे तो फिर हम जैसे जैसे वनों की कटाई करते जाएंगे, प्रदूषण नियंत्रण हो ही नहीं पाएगा, वो दिन ब दिन आगे की ओर बढ़ता जाएगा। उसके बाद इन्वायरमेंट क्लियरेंस में जो है हमें नोट डाउन करना है जो भी लेबरर्स हैं उनके लिए पर हेड जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट है कि इतना लाख रुपए जो है वो इस पे लगेगा। बट वो लाख रुपए पर हेड वो लग रहा है नहीं लग रहा है, उसकी रिपोर्टिंग भी फाइल होनी चाहिए, ताकि मजदूरों को इस चीज का पता हो सके कि हमारे लिए इतना फंड रिलीज हुआ है और ये हमें यहाँ यहाँ तक इस अलॉटमेंट में है, अलॉट हुआ है और हम तक ये पहुंचा। चुनौतियां जो हैं वो ये आ रही हैं बहुत सारी कि लोगों को अब तक पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या क्या सुविधाएं सरकार ने दी हैं, क्या क्या हमारे लिए प्रोविजंस बने हुए हैं, क्या क्या कानून हमारे लिए लागू हैं। तो उन सब का जब तक उनको ज्ञान नहीं होगा, जब तक उन तक वो बात पहुंचेगी नहीं, वो आगे इस चीज को अपलिफ्ट नहीं कर पाए। तो मेन जो है ये मेरा कंक्लूजन ये रहेगा कि एएसएम जो है इससे रिलेटेड, ईसी से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस हो, जन सुनवाई हो, या पर एक मॉड्यूलर फॉर्म हो, या कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से लोगों तक ज्यादा से ज्यादा ये चीज पहुंच पाए, लोगों को इसके बारे में पता चले, तो वो इस चीज के बारे में खुद का फायदा, अपने परिवार का फायदा, अपनी हेल्थ का फायदा जो है वो इजीली उठा सकते। ठीक है हिमांशु जी, धन्यवाद। आप दोनों की बात में को जोड़ते हुए जो मुझे स्कोप दिख रहा है वो है कि एक तो ईसी में प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जो भी खनन पट्टा धारक है वो ईसी लेने के लिए कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स करता है, और कमिट फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी होता है, प्लस उसका कुछ क्वांटिटेटिव भी होता है, चाहे वो कितने लोगों को रोजगार देने वाला है उसका स्थानीय जगह पे, कितने लोगों का स्वास्थ्य जांच करने वाला है, कितने पेड़ लगाने वाले हैं। ये जब क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो वो नंबर्स में आ रहे हैं, तो वो नंबर्स में काउंट होना चाहिए वर्कर्स, ताकि एम्प्लॉयमेंट क्लियर हो जाए। और उसको यदि हम फॉर्म डी के साथ में जोड़े, जो डीजीएमएस में उनको रिटर्न भरना पड़ता है एनुअल, तो वर्कर को हम स्थापित कर पाएंगे कि ये वर्कर इस खान में काम कर रहा है। तो ये क्यों स्थापित कर पा रहे हैं? क्योंकि ईसी उसमें एक प्री रिक्विजिट हो गया, ठीक है ना। एनवायरमेंट क्लियरेंस एक वर्कर का आइडेंटिटी एएसएम में स्थापित करने के लिए मददगार बन जाएगा। उसी तरह से अगर हम वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, जो आपने बहुत अच्छा बात बताया, अगर मैं खनन पट्टा धारक हूं, माइन का ओनर हूं, और मैंने कहा मैं अपने 10 वर्कर का ट्रेनिंग कराऊंगा, तो मैं 10 वर्कर का ट्रेनिंग बिना खर्चे के तो करा नहीं सकता। तो मैं 10 वर्कर के लिए ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोल सकता। क्यों? मेरे वर्कर आज ये है कल वो है, पर वो जो 10 वर्कर है उसका काउंट के ऊपर में कुछ अमाउंट आ रहा है, तो वो पैसा खर्च हो सकता है उस वर्कर के ट्रेनिंग के लिए, लेकिन वो ट्रेनिंग सेंटर डीएमएफटी से बन सकता है। तो कहीं ना कहीं पे जिस जिले में वो खनन हो रहा है वहां पे 2 जगह से वो व्यक्ति को जो खान में काम कर रहा है वो कवर हो सकता है। एक उसका मालिक जो उसके ट्रेनिंग के लिए पैसा दे, दूसरा डीएमएफटी जो वो वीटी सेंटर को स्थापित कर दे। तो इससे क्या है कि वो जो ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और सिलिकोसिस वाला मुद्दा है वो कवर हो पाएगा, वो प्रिवेंट हो पाएगा। तो 2 पॉकेट से रिसोर्सेज आएंगे, पर एक पॉकेट में जो है वो डिस्क्लोजर नहीं है, वर्कर्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो है डीएमएफटी में, ठीक है। लेकिन एक जगह पे डिस्क्लोजर है,
और वो कंप्लायंस रिपोर्ट दे रहा है, तो अगर डीएमएफटी और कंप्लायंस रिपोर्ट का कहीं ना कहीं एक कनेक्टिंग पॉइंट बनता है, तो वर्कर का एम्प्लॉयमेंट, वर्कर का हेल्थ, वर्कर का ट्रेनिंग, ये तीनों चीजें वहां पे आ सकती है। और जो आपने एक तरीका बताया, चाहे राहुल सर ज्यादा बेहतर बता भी पाएंगे आगे क्या रास्ता है, कि वो एक कंसल्टेटिव प्रोसेस या एक डिस्क्लोजर, ठीक है, कि कहाँ वो बता सकता है कि उसने क्या क्या कमिटमेंट्स किए हैं। तो अगर वो उस गांव के स्तर पे भी पता चल जाए कि हमारे हमारे गांव में 50 खाने हैं, खदाने हैं, और 50 खदानों का ये एनवायरमेंट क्लियरेंस में इतने वर्कर, इतने ट्रेनिंग, इतने जांचे, इतने पेड़, वो आ जाता है। तो अब एक चीज और भी देख रहे थे कि क्वारी लाइसेंस, मैंने बहुत जगह पे देखा है, अभी पढ़ रहा था कि एमएमसीआर जो नया आया है, जो इन्हीं अप्रधान खनिजों को देखता है, और जो आज रेलवे के जितने वर्कर्स जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में, वो जिस दायरे में आते हैं वो एमएमसीआर में माइनर मिनरल में आते हैं। और माइनर मिनरल में भी खनन पर, जैसे ये खंडे हैं, पत्थर है, कोबल है, इसके दायरे में आ रहे हैं। पर उसमें भी दो तरह का खाने हैं, एक तो क्यूएल है और एक एमएल है, माइनिंग लीज है और कुछ क्वारी लाइसेंसेस है। तो माइनिंग लीजेस में तो उनको ट्रांजिट करने के लिए ई रवाना की जरूरत पड़ती है, वहां पे डिस्क्लोजर और भी होता है। तो कैसे हम एनवायरमेंट क्लियरेंसेस को ई रवाना के साथ में जोड़े, और कैसे, क्योंकि अभी जो एमएमसीआर में संशोधन भी आया है कि इसमें ट्रक का भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कौन कौन से ट्रक उन खनिजों में ले जाने के लिए काम आएंगे। तो ये बेसिकली इलीगल माइनिंग को चेक करने के लिए बात हो रहा है, लेकिन वर्कर को कहीं नहीं दिख रहा है वो। तो जो अमेंडमेंट्स आए हैं राहुल जी, कब आए हैं हिमांशी जी? 3 जनवरी इसी साल आया है, थर्ड जैन 3 जैन को आया है। वहां पे उन्होंने वर्कर को अगर लिया है कहीं पे, तो वो सिर्फ एमएल में लिया है, क्यूएल में नहीं लिया, ठीक है ना। उसमें फॉर्म डी का जो डिस्क्लोजर है कितने वर्कर है, वो भी केवल एमएल के लिए ले रहा है, क्यूएल का नहीं ले रहा है। तो क्यूएल को कैसे हम इसके कवरेज में लेके आए, क्योंकि राहुल जी ने जो कहा कि पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए कोई कितने बड़ा खान है या कितना छोटा खान है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेना सबको ही पड़ेगा। तो हम जो लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, डेल्वे में जुड़े हुए हैं, वो ज्यादातर अप्रधान खनिज में और क्वारी लाइसेंसेस में हैं। अब ये ईसी का होने से कैसे आप लोग जो वकालत में जुड़े हुए हैं, जो हमें बता सकते हैं कि इसका रास्ता क्या है, उसके ऊपर अगर आप बता पाएंगे 3-13 तारीख को या उसके बाद में भी, कि हमको कहाँ गवर्नमेंट से बात करना चाहिए, कहाँ हमको अपना जो मत अधिकार है, जहाँ पे हम जन सुनवाई बोल सकते हैं डीएमएफटी को लेकर, वहां बात कर सकते हैं, वो स्कोप बताएंगे। तो शायद हम लोग जो इतने सालों से जो जूझ रहे हैं ना हमारी पहचान है, और हमको कुछ हो जाता है, हमको सिलिकोसिस हो जाता है, तो भी हमको खैरात पे छोड़ दिया जाता है। हमारे पर्यावरण को देखने वाले कोई नहीं है, हमारे परिवार और हमारे समुदाय को देखने वाले नहीं है, हमारे कहीं गिनती ही नहीं है कुल मिला के। तो कम से कम वर्कर्स को बचा सके, वर्कर्स के स्वास्थ्य को बचा सके, उनके स्किल को डेवलप कर सके, और पर्यावरण बचा सके। क्योंकि अप्रधान खनिज में अधिक ज्यादातर लोग कहीं भी खनन के विपरीत के विरोध में नहीं है। खनन से हमारा आजीविका है, खनन से ही हमारा विकास है, हमारे जो भी डेवलपमेंट है। तो हम उसको इंश्योर करना चाहते हैं। ये डेवलपमेंट हमको छोड़ के डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, और डेवलपमेंट हमारी कुर्बानी लेके नहीं होनी चाहिए, वो हमें साथ में लेके चले, और डेवलपमेंट में हमारा भी डेवलपमेंट दिखे, जिसने इन्वेस्ट किया है उसका भी डेवलपमेंट दिखे, और स्टेट का भी डेवलपमेंट दिखे। तो ये कुल मिला के हम देख रहे हैं कैसे आप लोग हमें गाइड कर सकते हैं कि ईसी में कहाँ हम अपने आप को सुनिश्चित कर सके। अब मैं निवेदन करूंगा, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको सबसे पहले, जो भी एम्बेसडर वहां बैठा हुआ है वो अपना परिचय दे, उसके कहाँ से बोल रहा है, उसके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, और वहां से कोई 1 या 2 सवाल उठाए पर्यावरण से संबंधित, ठीक है। एम्बेसडर अपना परिचय दे, बताए वो उसके साथ में कहाँ से जुड़ रहा है, कितने लोग बैठे हुए हैं, और कोई 1 या 2 सवाल जो हमारे जो गेस्ट आए हैं उनके लिए क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो है अरविंद जी हैं, या जीवराज मेघवाल हैं, या कमना सिंह जी हैं, वहां से शुरू करते हैं।
अरविंद सिंह जी, आपके तरफ से पहले, या फिर जो लोग ग्रुप में बैठे हैं उनको पहला मौका मिलना चाहिए। किसी को कोई सवाल है तो प्लीज। सीताराम जी, तीर्थराज जी, किसी को सुनाई नहीं दे रहा मेरा आवाज क्या? जी सर, मैं भीलवाड़ा जिले से आरोली ग्राम पंचायत से हूँ। दिलीप सिंह मेरा नाम है। पर्यावरण संरक्षण की जहाँ तक बात है, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ 25 किलोमीटर के दायरे में खनन क्षेत्र आता है और ये पूरा मेरी दृष्टि में है। लेकिन पर्यावरण संरक्षण की जहाँ तक बात हम करते हैं, ऐसी एक भी कोई खदान नहीं है जहाँ एक वृक्ष भी लगा हो। मतलब सिर्फ कागजी कार्रवाई है, बाकी कुछ नहीं है। ये मैंने बताया जो जमीनी स्तर पे है। दूसरा भी सर ने बताया था कि इतने किलोमीटर पे खान होना चाहिए। जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वहां से तो 100 मीटर की दूरी भी नहीं है कि जहाँ खान चलती है। मतलब बिल्कुल गांव से हटे खाने चल रही है। तो इसमें ज्यादा बात नहीं करके मैं आगे बढ़ाता हूँ। सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे कि माइंसें जो कट चुकी हैं, पूरी तरह से क्लियर होकर के कट चुकी हैं, उन पे छोटे छोटे एंडीकट बना दिए, अगर जैसे बन जाएं तो उससे प्रथम तो क्या हुआ कि भूमि का जल स्तर बढ़ेगा, दूसरा जल संरक्षण होगा, तीसरा जैसे कि सिलिकोसिस पीड़ित हो गए हैं तो उनको वैकल्पिक रोजगार उससे मिल सकता है। जैसे मछली पालन है, सिंघाड़े की खेती भी हो सकती है। जैसे उसमें कोबल्स पड़ा हुआ है, उसको समतलीकरण करके और उसमें मिट्टी डाली जा सकती है। उससे छोटी मोटी बागवानी भी कर सकते हैं ये लोग। और मछली पालन से स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। और उसी के जहाँ जल होगा तो वहाँ वृक्ष भी पैदा होंगे, तो वहाँ पर्यावरण संरक्षण भी हो सकता है। पेड़ पौधे भी लगाए जा सकते हैं और छोटी छोटी बागवानी के आधार से उनकी आजीविका भी चल सकती है। और एक मछली पालन एक बहुत बड़ा विकल्प हो सकता है इन लोगों के लिए। उनके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगा और उससे व्यवसाय भी उनको मिलेगा। इतना ही मैं समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लेकर के। और मेरे साथी हैं हनुमान प्रसाद जी। एक मिनट दिलीप जी, आपने बताया नहीं आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? जी हम 3 लोग हैं, 2 मैं, एक मैं हूँ, 2 लोग हैं। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट अपन कोई और है दूसरे ग्रुप में से? शिवराज, कमनार सिंह जी। हाँ सर, एक मिनट रुको। हाँ नमस्ते सर, मेरा नाम शिवराज है और मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ और मैं डेलवे में एम्बेसडर के रूप में काम करता हूँ। मैं खुद एक सिलिकोसिस पेशेंट हूँ और मैं सिलिकोसिस के मुद्दे को ही बात करूंगा कि भाई खान में जो आपके साथ ड्रिलिंग कितने वगैरह। लोग हैं आपने नहीं बताया? हाँ सर सॉरी, हमारे साथ में सिलिकोसिस की 11 विडोज हैं। ठीक है, आप कैमरा उनको दिखा दीजिए, एक बार बात करा दीजिए, दिखा दीजिए, फिर हाँ आपसे सर। बात करेंगे। इसलिए मैंने बोला कि आप लोग सुनिए पहले कि कितने पार्टिसिपेंट से पता नहीं चलेगा ना। हाँ, 11 विडोज है आपके साथ में, 11 विडोज। ठीक है, हाँ बताइए। सर, तो हमारे यहाँ पे सर जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वहाँ पे लगभग 1000 से 1500 सिलिकोसिस पेशेंट हैं और 700-800 सिलिकोसिस विधवाएं हैं। तो मैं भाई इसी में यही चाहता हूँ कि भाई इन विधवाओं और सिलिकोसिस पेशेंटों के लिए चिकित्सा सुविधाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर और वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था हो। ये इस तरह की मैं सिलिकोसिस के लिए चाहता हूँ सर। आपके साथ महिलाएं जो बैठी हैं उनमें कोई बात करना चाहते हैं? ये अभी इसी के बारे में इतना जानती है नहीं, इसलिए कुछ अभी बोलने के बारे में है नहीं। आपको समझ में आया एनवायरमेंट क्लियरेंस के बारे में वकील साहब ने क्या बोला? तो जी सर। आप प्लीज इन लोगों को आज एक ब्रीफिंग कर दीजिएगा, अन्यथा इस हाँ सर। मीटिंग का कोई मकसद नहीं होता है ना। ठीक है, जी सर।
ठीक है, और कोई बोलना चाहते हैं? प्रहलाद राम, रवि मेघवाल जी, कोई बोलना चाहते हैं? I don't know why he is- समीना जी, ये रियलमी में कोई है एक सीताराम चौहान। सर हमारे यहाँ एक्चुअली हम लोग जो महिलाएं साथ जुड़ी हैं, तो हम लोग इन महिलाओं ने, गांव की महिलाओं ने पानी को लेकर शिकायत की थी। तो आज वो गवर्नमेंट के लोग आ गए हैं यहाँ पे पानी की व्यवस्था करने के लिए, इसलिए थोड़ा शोर हो रहा है इधर पे बहुत ज्यादा। तो थोड़ा समस्या हो रही है, हमारी महिलाएं इधर ही थी, अभी आस पास ही हैं, तो उसको लेके थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। हम दिखा सकते हैं, ये सारे काम में लगी हुई हैं महिलाएं, देखिए ये अचानक से ही हो गया है नहीं यहाँ पे अभी। क्या, नहीं नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या दिक्कत आया ये तो बोल सकते ना? जी जी बिल्कुल। हम लोग पन्ना से हैं सर, पन्ना जिले से। मेरा नाम समीना यूसुफ है। और हमारे आसपास जो महिलाएं हैं ज्यादातर विडोज हैं, सिलिकोसिस पीड़ित हैं, और ऐसी भी समस्याएं हैं कि सिलिकोसिस के अलावा भी, जैसे सर ने बताया कि माइनिंग में कई अन्य समस्याएं भी आती हैं, तो उसके लिए कोई मदद नहीं होती है। चूंकि मध्य प्रदेश में सिलिकोसिस नीति लागू नहीं है, तो इसके बेस पे भी कई समस्याएं हम लोग को झेलना पड़ रही हैं। मतलब कि आवाज सॉरी, हल्ला हो रहा है, शोर हो रहा है, मैं बोल नहीं पा रही। ये हैंडपंप का क्या इशू है, जरा आप बताएंगे? हाँ, यहाँ ये पानी की बहुत समस्या है इस गांव में। यही पूछ रहा था मैं आपसे, ये बताइए ना क्या बात है, ये भी तो उससे जुड़ा हुआ काम है ना? जी बिल्कुल, इस गांव में अभी गर्मी शुरू होने से पहले इतनी ज्यादा समस्या हो जाती है कि एक ही हैंडपंप है यहाँ पे, तो पूरा गांव इस गांव से पानी ले रहा है। और वो भी ये कि गर्मी आते आते फिर इनको प्यासा बैठना पड़ता है। तो सारी महिलाओं ने एक प्रस्ताव लिखा और ज्ञापन दिया, तो इसके लिए यहाँ पे बंदोबस्त हुआ कि आज ये सुधारने के लिए आए हैं। जो भी हैंडपंप है यहाँ, उसमें काम लगा हुआ है। तो ये हैंडपंप, एक एक जो हैंडपंप है वो कितने फैमिलीज डिपेंडेंट है इस पे? इस गांव के जितने मतलब 45 परिवार हैं, जो एक ही परिवार एक ही हैंडपंप पे आश्रित होते हैं। तो पानी की एक बड़ी समस्या, मतलब स्तर ही पानी का बहुत लेवल कम है यहाँ पे, 500 अभी फीट नीचे। अभी सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं ये लोग? 2 हैंडपंप लगा इस- रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? और नहीं, जो पुराना हैंडपंप है इसको सुधार कर रहे हैं। सुधार में क्या है, उसको डीप कर रहे हैं या खराब हो गया वो? सर इधर शोर ज्यादा है, हम अरविंद को बोलेंगे कि अरविंद बात करे इस मामले में, उस तरफ शोर नहीं होगा। अरविंद तुम बता देना जरा। जी नमस्ते, मेरा नाम गौड़ है। ये तो गांधी का सर, जो यहाँ पे जो हमारा जो गांव है, यहाँ पे पूरा गांव अरविंद आपके साथ में, नहीं नहीं आपने सुना नहीं, पहले आप बताइए कहाँ से बोल रहे हैं, कितने लोग आपके साथ हैं? मैं गांधी ग्राम, और मेरे साथ में मेरे गांव महिलाएं। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सर मैं गांधी ग्राम से हूँ, पन्ना जिले से, और मेरे साथ मेरे आसपास की महिलाएं वो इकट्ठा हुई, 15 से 20 महिलाएं हैं। 15 हमारा जो यहाँ गांव जो है, पानी की दिक्कत बहुत तेज है, क्योंकि यहाँ पे अब गर्मी लगने वाली है, तो ना ही तो पानी रह जाता है यहाँ पे, ना कुआं सूख जाते हैं, और जो एक हमारे यहाँ पे तालाब है छोटा सा, वो भी सूख जाता है। वो हैंडपंप तो सर यहाँ पे 4-5, लेकिन वो हैंडपंप से भी पानी नहीं निकलता है, और जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ती उतनी ज्यादा पानी का यहाँ सामना करना पड़ता है, कोसों दूर तक लेने जाना पड़ता है। और कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जो चल नहीं पाती, तो उनके यहाँ कौन देख के आता है पानी? तो इसके लिए सर क्या कर सकते हैं हम? नहीं, अभी आपको जो सवाल पूछा था कि वो हैंडपंप का जो आप लोगों ने कंप्लेंट किया है, तो आज क्या कर रहे हैं वो लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? सर वो हैंडपंप गहरा कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर उसको साफ कर रहे हैं, तो उसमें पाइप वाइप डाल रहे हैं।
तो ज्यादा हैंडपंप करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, और चाहिए होता है तो? सर एक ही हैंडपंप है जिससे हम लोग काम चलाते हैं, और यहाँ पे पानी जो होता है हमें यहाँ से कम से कम 1 किलोमीटर जाना पड़ता है लेने। नहीं, ये तो समस्या यहाँ है, समाधान क्या कर रहे हैं हाँ आप लोग? जी सर। ये तो समस्या बता दी आपने, समाधान के लिए क्या किया आपने? समाधान के लिए हम लोगों ने जो हमारे यहाँ की महिलाएं होती हैं, उनको सब लोगों से सुझाव लिए और एक प्रस्ताव बनाया है कल जाकर के एक कलेक्टर में जाकर ज्ञापन सौंपेंगे सर, कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे पानी की व्यवस्था कराई जाए, या टैंकर लगवाया जाए नगर पालिका द्वारा, या यहाँ पे बोरिंग करवाई जाए। इसको लेकर के हम लोग कल जाकर प्रस्ताव रखेंगे। ठीक अरविंद जी। तीर्थराज जी और कोई भी है कुछ बोलना चाहते हैं? बोला था। नहीं, आपको नहीं दिलीप जी, आपका नहीं, दूसरे ग्रुप बाकी है उनका। जी सर, मेरा नाम रवि मेघवाल है, धनेसर, बूंदी जिला। कितने लोग हैं आपके साथ बैठे हैं? 10-15 आदमी है सर मेरे साथ, कुछ 5 विधवा भी होते भी है 5। बताइए क्या जानना मेरे चाहते हैं? पिताजी भी सिलिकोसिस पीड़ित थे, वो भी एक्सपायर हो गए। अब गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके भी ये बीमारी है, तो वो ऐसे धीरे धीरे करके मरेंगे। तो जो विधवा है तो उनके लिए कुछ रोजगार में मिल जाता, तो जैसे पेड़ पौधे लगाने का। तो आप चाहते हैं कि एनवायरमेंट क्लियरेंस जो है, पर्यावरण स्वीकृति है, उसमें जो खान मालिकों ने वादे किए हैं, उस वादों में आप चाहते हैं इन विधवाओं को रोजगार मिले? हाँ, कोई पेड़ वेड़ लगाने के मिले तो सर, तो इनको रोजगार, इनके बच्चे को भी मिले रोजगार। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग दरअसल वही कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सब साथ में मिलके ये प्रस्ताव सरकार को दे कि जो सिलिकोसिस पीड़ित है और उनके परिवार के जो विधवाएं हैं, उनको पर्यावरणीय स्वीकृति के दायरे में लाते हुए उनको रोजगार का अवसर मिले। साहब मेरा भी बच्चा आदमी पीड़ित थी आशीर्वाद के। हाँ बोलिए बोलिए, कैमरा उनकी तरफ कीजिए। बीमारी थी, हर बच्चा भी अपंगता वो भी मर चुका, 3 बच्चे बच्ची इलाज भी नहीं हो सका उसका, तो वो भी मर चुका। औरत भी पागल थी गया, बच्चे बच्चे को कैसे पालूं, कोई रोजगार नहीं है मेरे पास। बीमारी से मर गया वो भी, बच्चे भी भूखे प्यासे मरते हैं, उसके क्या करूं मैं। हाथ भी टूट रहा है, राड डर रही है मेरे हाथ में। अब मैं बच्चे ने कैसे पालूं, 3 बच्चे बच्चे हैं उसके, एक औरत है एक माँ। आज ये 22 दिन हो गए मरी, इलाज भी नहीं हो सका उसका, मैं क्या कर सकती हूँ। आप क्या चाह रहे हैं सरकार से, रोजगार या इलाज? रोज ये सर ये बोल रही है मैं सिलिकोसिस विधवा हूँ और मेरा बच्चा भी था जो टीबी से ग्रसित था, वो भी मर चुका है, उनकी जांचें भी हुई थी, विकलांग भी था वो। अब उनके बच्चे की इनके बहू है, अब उनके भी बच्चे हैं, अब मैं कैसे पालूं उन सभी परिवार को। अब मुझे ऐसा रोजगार मिले, सरकार ऐसा रोजगार दे ताकि हम जीवन यापन कर सके। बहू भी ऐसी है पागल जी, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ सकता है। अब बहू भी ये बोल रही है, मैं बहू पे दिमाग में थोड़ा सा ये है, जो वो बीमार रहती है, हाफ माइंड है, तो वो उसके बच्चे को पालने का मजबूरी हो गई बहुत तगड़ी। 5 किलो अनाज मिलता है उससे कोई पूरा नहीं पड़ता है, वो भी कोई टाइम देते कोई टाइम नहीं देते, वो बच्चे के टाइम। हाँ, अब 5 किलो अनाज से पूरा भी नहीं पड़ता है सर। रामदेव जी, इनका माइनिंग से क्या लेना देना है? काम करती है ना माइनिंग पे, बता ना। माइनिंग खान में काम खान में काम करते लोग। हाँ, वही तो आपको बोलना पड़ेगा ना, माइनिंग में है करके करके, तभी तो माइनिंग को जवाबदेही बना सकते हैं इसको लेके, है ना? ठीक। काम करते खानन में काम करते, पहली तो बुढ़ापा हो गए, कोई खानन में काम पे भी नहीं लगा। हाँ, क्या हुआ रामदेव इनके हस्बैंड को? हस्बैंड को सिलिकोसिस पीड़ित थे, वो हस्बैंड मर चुका है, और इनका एक लड़का था, एक लड़का को टीबी होके वो टीबी से ग्रसित था, तो विकलांग भी था वो। बच्चे भी अभी कितने महीने हो गए? अभी 20 दिन हुए, 20 दिन हो गए इसके बच्चे को मरे हुए। एक लड़का था, 3 बच्चे बच्ची। अब उनके 3 बच्चे बच्चे छोटे हैं। देखिए रामदेव जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्थानीय समस्या है ना,
इन स्थानीय समस्या की, जैसे कि इनका समस्या कोई मतलब है सब जगह पे है, चाहे वो पन्ना हो, चाहे नेपाल हो, चाहे कहीं पे भी हो, वहां पे प्रॉब्लम सेम है, पर इनका समाधान इस जिला प्रशासन से ही होने वाला है आपके जिला। तो अगर जैसे कि आपके गांव की तरफ से प्रस्ताव जाता है ना, या फिर आप इसी केस को ले जाओ ना मानव अधिकार आयोग में, कि ये 1000 रुपए या 1200 रुपए जो इनको मिलता है वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है, सरकार को इसको रोजगार देना चाहिए किसी तरह से, डीएमएफटी के मार्फत या एनवायरमेंट क्लियरेंस के मार्फत, तभी जाके एक चीज बस इन हाँ रामदेव आप म्यूट करो, वकील साहब कुछ बोल रहे हैं, म्यूट करो जल्दी। इन सारे केसेस में मतलब सिलिकोसिस के आ रहे हैं, जो पहला जो मुश्किल कह सकते हैं या जो हिंड्रेंस आते हैं, मतलब किसी भी जगह पे जाए, चाहे प्रशासन के पास जाएंगे या हम एनजीटी जा सकते हैं या ह्यूमन राइट कमीशन जा सकते हैं, कि उनको कैसे हम बताएं कि ये सिलिकोसिस से डेथ हुई है। एक तो ये आता है, जैसे इनके केस में आ रहा है कि बता रहे हैं कि सिलिकोसिस से डेथ हुई है, या तो कोई दस्तावेज हो, दूसरा अगर खदान में काम करते करते हुआ है ये, तो एक तो पहले था कि एनजीटी में जाते कि भाई आपके यहाँ से पोल्यूशन हुआ, आपने ईसी कंप्लायंस के अंदर में मास्क देना था, मास्क नहीं दिया, प्रॉपर गियर नहीं दिया, कंप्लायंस नहीं हुआ, इसलिए मुझे सिलिकोसिस हुआ, आप मुझे कंपनसेशन दो। दूसरा जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जिसमें ये बोल दिया है ये ह्यूमन राइट्स कमीशन को कि जितने भी आपके कंपनसेशन के केस हैं वो आपका ह्यूमन राइट कमीशन देखेगा। तो उस केस में एक तो ये कर सकते हैं, जैसा हमारा जो आपके साथ जो केस चल रहा है उसमें एक तो ओवरऑल आप केस हम बना रहे हैं कि कंप्लायंस नहीं हो रहा है। दूसरा हमें क्या करना होगा कि जो छोटे एक एक खदान है उनको अलग से टारगेट, मतलब टारगेट नहीं, टारगेट वर्ड पता नहीं यहाँ पर कौन से लोग बैठे हैं कुछ और समझ जाए, पर हमको एक एक आइडेंटिफाई करके उसमें क्या नॉन कंप्लायंस है, उसमें कहाँ पे उनको इनको कंपनसेशन देना चाहिए, उस तरह से लेके शायद हम चाहे ट्रिब्यूनल जाएं या कहीं कोर्ट जाएं, वो भी एक तरह से कर सकते हैं। पर हमें उसके लिए जितने जरूरी दस्तावेज है उस खदान से संबंधित उसको हमें जमा करना। अगर ये लोग सिलिकोसिस बोल रहे हैं कोई भी व्यक्ति, क्योंकि अभी इतना अवेयरनेस हो गया, मतलब इनके पास में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, राजस्थान का न्यूमोग्नोसिस पॉलिसी इनके पति का डिटेल बताने वाला बताएगा, और दूसरा है कि इनको कुछ पैसे मिले होंगे। अगर 19 से पहले के डेथ है तो 3 लाख रुपए मिले होंगे, और 19 के बाद का डेथ है तो 5 लाख मिला होगा। रामदेव जी बताइए, इनको सिलिकोसिस प्रमाण पत्र है इनके पति को? हाँ सर। कितने पैसे मिल गए? 4 लाख रुपए मिल गए सर। 4 लाख। तो आज की तारीख में सबके पास में एविडेंस है। राहुल भाई, ये हो रहा है ना कि इनको जो पैसा मिला है ना, उससे पहले इनके घर के सब कुछ लुट गया है। तो 4 लाख हो या 5 लाख हो, कोई मायने नहीं है। जो जिंदा है वो आज भी तड़प रहा है, और जो मर गए हैं वो इसी हालत में आ गए हैं जहां पे इनके घर का हालत, पूरा जिम्मेदारी इस बुजुर्ग औरत पे आ गया है। इनको पेंशन कितना मिल रहा है रामदेव जी? 1150 रुपए मिल रहे हैं सर। तो राहुल जी, इनको 1150 मिल रहा है, जबकि दूसरे राज्य में जहां तक मुझे पता है कोई 4000 रुपए में मिल रहा है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में। वहां पे जो भी पेमेंट दिया जा रहा है वो डिसेबिलिटी के परसेंटेज पे दिया जा रहा है, और यहाँ पे सबको एक ही कटघरे में डाल दिया गया है, विकलांग के। और दूसरा, वो विकलांग अगर मतलब चाहे एक आदमी जन्म से एक अंगूठा गया तो भी विकलांग है, और अगर कोई सिलिकोसिस के कारण पूरे जिंदगी माइंस में खपा के भी निकाला है तो भी उसको भी वही विकलांगता के 1500 दिया जा रहा है। पर इनके साथ में ट्रेजेडी ये है कि इनके विधवाओं को, मतलब ये औरतें जब जिंदा है, मतलब इनके पति जब जिंदा है तो 1500 रुपए मिलता है, जैसे ही पति मर जाता है तो ये विडो के कैटेगरी में आती है, उनको फिर 1100 मिल जाता है। तो एक डाउनफॉल है, नीचे रिड्यूस हो जाता है पैसा। तो ये दो चीजें हैं जो अगर मानवाधिकार आयोग में लेके जा सकते हैं, ये अप्रोप्रिएट कोर्ट्स में, कि ये तो घर नहीं चला सकते इससे। तो 4 लाख 5 लाख तो कोई ऐसा मैंने जो भी देखा है मिला है लोगों को, और वो एक आध दिन में ही खत्म हो जाता है, क्योंकि पैसा पुराना बहुत कर्ज रहता है इनके ऊपर में, ये बात है।
तो इसको मेरे ख्याल से से केस टू केस बेसिस पे हमें डील करना है। हाँ 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 हाँ। तो जनरली ये है, पर ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, सिलिकोसिस प्रमाण पत्र हर किसी के पास में, जो ये शब्द इस्तेमाल कर रहा है वो जानता है सिलिकोसिस में पैसा मिलता है, उसको पैसा मिल गया होगा। लेकिन ऐसे केसेस हैं जहां ये रोजगार ढूंढ रही है, दरअसल इन्होंने पेंशन बढ़ाने की बात बोली नहीं, क्योंकि ये काम करना चाह रही हैं, और हमने फॉर ग्रांटेड इनको पेंशन की कैटेगरी में बात कर रहे थे, पर हर एक व्यक्ति चाहता है इनको कोई रोजगार मिल जाए, और वो स्वाभिमान की बात है, अच्छी बात है, कोई रोजगार की बात कर रहा है। सर बुधपुरा से हैं जो कुछ बोलना चाह रहे हैं महिलाएं। हाँ, तो पहले परिचय देंगे, कितने लोग हैं बताएंगे, उसके बाद बात करेंगे। सर मैं लक्ष्मी बूंदी जिला से बोल रही हूँ, कम से कम 10-15 लोग हैं, 15 और हमारे यहाँ पे ये समस्या पड़ी हुई वापस चालू किया जाए, जैसे नया मतलब कोई नए तरीके से उनमें मेहनत कर सके हम, जैसे पत्थर वत्थर अभी बना रहे हैं उनको छोड़ के, और कोई मेहनत हो जिसमें पर हमारी सेहत को कोई नुकसान नहीं हो, कुछ ऐसा धंधा चाहिए हमें। करने का मतलब ये है कि कुछ माइंस ऐसी है बूंदी जिले के अंदर, डाबी बरड़ी एरिया है, इसके अंदर कुछ माइंस मतलब ऐसी मतलब 15 से 20 माइंस ऐसी है जिसमें पूरे साल भर पानी रहता है पर्याप्त मात्रा में। ये कहना चाह रहे हैं कि उनमें कुछ मतलब हमें कुछ ऐसा रोजगार उनसे, जैसे मछली पालन का है तो वो हो सकता है, ऐसा कुछ हो सके तो ये उसकी बात करना चाह रहे हैं। हाँ, ये मछली पालन के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मतलब एक बहुत बड़ा संभावना है कि उससे क्या सरकार को भी दिक्कत नहीं होगी और आपको भी ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। 6 महीने 1 साल आपने देख लिया तो पैसा आपका कई गुना है, 2 रुपए का माल 200 रुपए का हो जाता है, ठीक है ना। तो उससे आप लोग को कमाई हो जाएगी, और उस कमाई से आप दूसरे धंधा भी कर सकते हो, कि मछली पालन में आपको रोज तो कुछ करना नहीं है ना, वो 1 साल बाद में मछली निकलता है, 5 साल में वो 5 गुना बड़ा हो जाता है। 1 साल में 1 किलो का होगा तो 2 साल में 1.5 साल में 2 किलो का होगा, तो और वो मल्टीप्लाई भी करता है अपने आप, और बढ़ते हैं, मतलब लाखों में बन जाते हैं वो। आपको फिर एक बार बीज डालना है, बार बार नहीं डालना है। तो एक अच्छा सुझाव है कि जो खदाने में पानी भरा हुआ है उसको भी आप मतलब खैरात मत मांगिए, लीज पे लीजिए माइनिंग डिपार्टमेंट से, उसका डेड रेंट भरिए, उसके लिए आपको फाइनेंसिंग भी हो जाएगा, और वो डेड रेंट बनने के बाद में कि आपके हाथ नहीं जोड़ना किसी के सामने, आप मछली पालन कर सकते हैं। आप इन ग्रुप को लाइए, पाली वाला जो काम चल रहा है उसको देखिए, वो तो आंखों देखा है, उसका हिसाब लिखा हुआ है कि कितना कमाई कर रहे हैं वो लोग। मतलब अभी तक तो हम लोगों ने वितरण नहीं किया, क्योंकि 5 साल का काम है, 5 साल का पूरा माल निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या किया जा सकता है। लेकिन फायदा है, बहुत अच्छा फायदा है ऑल्टरनेट लाइवलीहुड में, और वो एनवायरमेंट क्लियरेंस में भी डाल सकते हैं कि कहाँ पे अगर आपके पास में आपका लीज अगर पानी में डूबा हुआ है तो उसको आप वैकल्पिक रोजगार के लिए डाल सकते हैं। इसकी भी मतलब अगर गुंजाइश है तो, मैं टेक्निकली साउंड नहीं हूं, पर एक जरूर है कि ये 3 पक्ष अगर वकील साहब आप देख सके कि एएसएम में आर्टिजन, उसके लिए क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी हमें? उसके लिए आप लोग को एक छोटा सा कोऑपरेटिव बनाना पड़ेगा, समूह बनाना पड़ेगा, क्योंकि बना रहे वो। हाँ, वो कोऑपरेटिव बनाने के बाद में आप माइनिंग डिपार्टमेंट में लीज ले सकते हैं उस माइंस का, क्योंकि जो जिसके पास था पहले उसने उसको सरेंडर कर दिया होगा। पानी भरे वाले माइंस में तो उसको घंटे मिल नहीं रहे होंगे पत्थर, तो साल का कर्ज वो किराया क्यों भरेगा, वो बंद कर दिया होगा। अब अगर आप जाके लेते हैं उसको किराए पे, तो आप किराए पे पत्थर नहीं निकाल रहे हैं, आप किराए पे सिर्फ पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। उससे क्या है कि सरकार को भी दिक्कत नहीं होगा कि भाई ये पानी का उपयोग कर रहे हैं और पानी आप खत्म नहीं कर रहे हैं, आप पानी को तो बचा रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये एक अच्छा मिसाल बनेगा, सरकार भी चला के आपको सम्मानित भी करेगा, ये देगा भी आप। तो एक बार आप लोग आइए, 1 या 2 जने आए, पाली में देख के जाए, पाली ज्यादा दूर नहीं है आपके यहाँ से, समझ के जाए वो लोग क्या करते हैं। और मार्च महीने में बोली लगने वाली है, ठीक है, तो मार्च महीने से पहले, मार्च महीना तो अभी फरवरी चल ही रहा है, आपके पास 15 दिन का टाइम है, अगले बोली में डाल देंगे, बोली में तो जिसका नंबर लगेगा वो लग जाएगा, और आज दिन तक किसी ने बोली लगाया नहीं होगा उसका, उस लीज का, ठीक है। तो राहुल जी, मतलब
अगर ये जो नॉलेज हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं, जो चैलेंजेस हम देख रहे हैं, आइडेंटिटी से लेके ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, वोकेशनल ट्रेनिंग और वैकल्पिक रोजगार, ये 4 पॉइंट्स को अगर हम इसी में कैसे डाल सकते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है। हमने सिया को बुलाया है उस मीटिंग में, वहां से आ रहे हैं लोग, लेकिन फिर पता चला कि उसके कंप्लायंस का एक अलग कोई बैठते हैं अधिकारी, उनको भी कोशिश कर रहे हैं लाने के लिए। उनका नाम मिस्टर महेश पुरोहित है और वो कंप्लायंस देखते हैं ईसी का। तो अभी तक तो क्या है कि ईसी लेने में लोग दौड़ रहे हैं, कंप्लायंस का तो सबने ग्रांटेड ले लिया कि कुछ भी लिख देंगे तो चलेगा। पर अगर इतने सारे लोग वंचित रह गए हैं, इतने सारे लोग एट रिस्क आ गए हैं, तो रिस्क मिटिगेशन आर्टिजनल स्मॉल स्केल माइनिंग में ईसी के तहत कैसे हो सकता है, जहां पे वो क्वारी लाइसेंस को पाबंद तो किया है एनवायरमेंट पर्यावरण स्वीकृति लेने के लिए, लेकिन फिर उसको कोई देखने वाला नहीं है और लोग जागरूक नहीं है, लोगों को पता नहीं है, अवेयर नहीं है कि उसमें क्या क्या वादे उनके लिए किए हैं, रोजगार हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो या पर्यावरणीय संरक्षण हो। किसी को और सवाल है, वरना अपन ने इस मीटिंग को क्लोज करते। मुझे तो लगा बहुत अच्छा मीटिंग हकीकत में हुआ है। हाँ सर, सर सवाल है, ये हीरा भाई है बुधपुरा से, जो यहाँ हीरा भाई पे माइनिंग, हाँ, जो पौधे का काम चलता है सर हमारे लिए, वो पौधे का काम ही हमारे लिए दे दो, हम सिलिकोसिस विधवा हैं। हाँ, तो एक और भी हम लोग सोच रहे थे कि जो खदाने में माल खत्म हो गया है, अब पत्थर बचा ही नहीं है, उसमें मलबा डालने के बाद में ऊपर का अगर हम 3 फीट का मिट्टी ला के कहीं से डालते हैं, हाँ सर, तो उसमें नर्सरी बन सकता है। और इन्हीं प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट खनन पट्टा धारकों को बोलेंगे, या तो तुम नर्सरी में से पेड़ लो, लगाओ, या इन औरतों को ठेका दे दो, ये खुद ही पेड़ उगाएंगी नर्सरी में और एक अलग जगह लेके उसको लगाएंगी और उसका देखभाल भी करेंगे। आज के तारीख में अगर सरकार कहीं पे हाउसिंग बोर्ड बना रहा है ना, वो सरकार का ही आवास या कॉलोनी, तो वहां पे भी पौधारोपण के लिए ठेका दे रहा है। सर इनका करने का मतलब यही है कि यहाँ पे जो बूंदी जिले के अंदर यहाँ पे पौधारोपण का काम होता है ये माइन ओनर विकास समिति के द्वारा, ये करना चाह रहे हैं कि भाई उसमें जो भी काम होता है वो उसमें हमें अगर उसमें काम मिलता है तो। हाँ, तो उसके लिए इनको उनके साथ बात करना पड़ेगा ना, इनको उनके साथ बात करना पड़ेगा। मेरे जो कहना था वो बहुत लंबा दूर का था। मैंने कहा कि आप खुद अपना नर्सरी डेवलप करो, ठीक है ना, एक छोटा सा बीज लेके इतना सा पौधा बनाओ और फिर अपन सरकार से बात करेंगे कि हर खनन पट्टा धारकों को बोलो कि यहां से पौधा ले। अब वो पौधा लेके कहाँ लगाएगा, ठीक है, तो लगाने का काम भी इनको दे। बिल्कुल। तो क्या है कि आप बच्चे को 10वीं में नहीं डाल रहे हो, आप सीधा नर्सरी में डाल रहे हो, वहां से लेके बच्चा काम करता रहेगा, जिंदगी भर खड़ा रहेगा जब तक आपको रोजगार मिलेगा। आप उसमें खाद भी डालोगे, आप उसका पानी भी डालोगे और उसको बचाओगे भी, ट्री गार्ड भी लगाओगे, ठीक है। तो ये माइनिंग एसोसिएशन के पास जाके बोलने से वो तो दिखाएंगे कि हाँ मेरे 4 दीवारी के अंदर बनाओ, फिर पेमेंट भी वैसे करेंगे, ठीक है। आप अपना बाड़ा बनाओ और वहां बोलो कि यहां से करो काम को, ताकि कोई आप पे हावी नहीं हो, ठीक है। ये नर्सरी वाला तो बहुत अच्छा काम है, नर्सरी से काम शुरू करो। और अभी तो सरकार पेड़ के पीछे दौड़ ही रहा है, किस तरफ चारों तरफ खाने। हेलो, हाँ जी बोलिए। ये सर सुखपुरा से बोल रहे हैं, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है। ये सर मेरे गांव में चारों तरफ खाने हैं। हाँ। उसमें से 20% आबादी तो सिलिकोसिस और टीबी रोग से मर चुकी है, और बाकी जो बची हुई है, जो बच्चे और बूढ़े और वाइफ जितनी भी हैं, वो सब माइनिंग में काम करती हैं। तो उन्हें सर वो कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, ये क्या कारण है? क्योंकि उनका रिकॉर्ड ही नहीं कहीं पे।
बस वही कारण है सर के रिकॉर्ड में उनको लिया कैसे जाए, वो रिकॉर्ड में आती नहीं है ना। तो अभी मैंने वकील साहब से यही निवेदन किया कि ये जो हमारी सब समस्याएं है ना, चाहे वो सिलिकोसिस पीड़ित का हो या कैसा भी हो, ठीक है, चाहे हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा हो, चाहे हमारे चारों तरफ धूल ही धूल हो, चाहे पेड़ नहीं हो, सारी चीजें जो जिसके लिए बात हो रही है, चाहे वो आप हो या मैं हूं, हमारा रिकॉर्ड ही नहीं है। हमारा केवल राशन में रिकॉर्ड है और 2 किलो 5 किलो गेहूं मिलता है, वही मिलता है। एक तो 1000 रुपये मिलती है ओनली। मैं वही कह रहा हूँ, अरे सिलिकोसिस पीड़ित तो मरने का सर्टिफिकेट है, जीने का थोड़ी है। के बाद में कोई सुविधा भी नहीं मिल रही है सर, पैसे भी नहीं मिल रहे उनके बाद, सिर्फ वो 5 किलो गेहूं ही मिलता है गांव में और कुछ नहीं मिलता। मैं वही तो कह रहा हूँ साहब, मैं वही कह रहा हूँ, सिलिकोसिस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो सिलिकोसिस नहीं हो इसीलिए वकील साहब से बात कर रहे हैं। सिलिकोसिस हो और पैसा मिले इसके लिए बात नहीं हो रहा है। नहीं सिलिकोसिस उसकी रोकथाम होनी चाहिए, बस रोकथाम होनी चाहिए सिलिकोसिस। तो साहब वही पर्यावरणीय स्वीकृति में वो कह रहा है कि मैं ऐसा ऐसा काम करूंगा जिससे ऐसे बीमारी नहीं हो। अब वो बोल रहा है, कागज में लिख रहा है, हर साल उसको जाके रिन्यू करा के ले आ रहा है, और पीछे जो आप बोल रहे हो इतने सारे विधवाएं बैठी हैं, तो ये दोनों में फर्क आ गया ना। उसको तो लाइसेंस मिल रहा है और यहाँ बैठे हैं विधवाएं। तो ये चीज को इसी में बताना पड़ेगा ना कि वो एनवायरमेंट क्लियरेंस उस एरिया में दे रहे हो, वहां का जरा डेटा देखो सिलिकोसिस का कितना है, उस गांव का डेटा देखो सिलिकोसिस का कितना है, उस हॉस्पिटल का डेटा देखो कि टीबी में कितने लोग हैं, उधर देखो कितने विधवाएं हैं जो समाज कल्याण विभाग से आपको जिनको पेंशन मिल रहा है, उसके साथ में अगर कोलैबोरेट मतलब रिलेट करके बात कर सकते हैं, तब निकल के आएगा कि वो जगह पे इसी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। देना चाहिए, देना चाहिए, तो फिर ये चीज भी होना चाहिए। लेकिन सर हम सिलिकोसिस वाले हैं, हमारी जो पेंशन 1500 रुपये मिल रही है, अशोक गहलोत जी ने 4000 की घोषणा करी थी, उसको जब तक 1500 आपके रुपये। मुंह में रोटी रहेगा तब तक आप वोट देते रहोगे, भाई काम तो कोई देगा नहीं आपको। हम वही काम का पहचान चाह रहे हैं कि अगर ये पर्यावरणीय स्वीकृति को अनिवार्य किया गया है, तो आर्टिजनल स्मॉल स्केल माइनिंग मतलब हम आप लोग काम कर रहे हैं, उसमें हमारा पहचान कैसे सुनिश्चित हो सबसे पहला, और उसके साथ साथ हमारा स्वास्थ्य, हमारा स्किल कुशलता, और साथ में हमारे विधवाओं को या परिवार के जनों को वैकल्पिक रोजगार, ये 4 चीजों की बात हो रही है। उसको इसी के दायरे में कैसे ला सकते हैं। खनन के खिलाफ नहीं है, लेकिन खनन होते हुए ये 4 चीज का गारंटी चाहिए होगा। ठीक है सर। ठीक है, आप लोग सोचिएगा, 13 तारीख को फिर से मीटिंग हो रहा है जयपुर में। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ बोलना है, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, अपनी बात को रिकॉर्ड कीजिए और ग्रुप में डाल दीजिए। ये 24 घंटे चालू है ये प्लेटफॉर्म, ठीक है। लेकिन सर हमारे गांव में खानों के पास में डीएमएफटी से इतना पैसा जाता है, डीएमएफटी में रॉयल्टी का पैसा, लेकिन आज तक भी पक्की सड़क नहीं बनी। यहाँ पहले बनी हुई थी प्रधानमंत्री वाली, वो भी उखड़ चुकी है। तो अभी मैडम वकील साहब ने भी बात किया कि वो डीएमएफटी को और ईसी को जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके सोच लीजिए कि मैंने अपने बच्चे को स्कूल भेजा, लेकिन बस की सुविधा चाहिए। मैं शिक्षा के लिए मुझे पाबंद किया तो मैं स्कूल में भेज रहा हूं, वरना मेरे घर पे राशन नहीं आएगा या मुझे पालनहार नहीं मिलेगा, लेकिन बस नहीं है और स्कूल दूर है, तो बस कहां से आएगा? डीएमएफटी से आना चाहिए, आना चाहिए, है ना। तो यही मैं कह रहा हूं कि अगर हम ईसी को, पर्यावरणीय स्वीकृति को अगर डीएमएफटी से जोड़ दें, तो बच्चा तो स्कूल में जाएगा, पर पिताजी के पास में मोटरसाइकिल और साइकिल नहीं है, तो बस जो है वो डीएमएफटी से आएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों की जो आप लोग कह रहे हैं उसी से मैं अपनी बात को रख रहा हूं। जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं तो बात को समझ में आएगा नहीं, आगे रखेंगे कैसे, ठीक है ना। तो ये अकेला मेरा जिम्मेदारी नहीं है या एम्बेसडर्स की नहीं है, हम ये प्लेटफॉर्म सभी खान मजदूरों के लिए है जो डेलवे से जुड़े हुए हैं। और ये जरूरी नहीं कि महीने में जो मासिक बैठक है उसी में बात करें। आपको जब लगता है कि मैं एक अच्छी बात बोल रहा हूं और ये रिकॉर्ड करके मुझे ग्रुप में डालना है, आप अपनी बात को रखिए कि वो बहुमूल्य है, बहुत काम का चीज है। ठीक है सब। ठीक है सर। इसके साथ मैं वकील साहब को और मैडम वकील साहब को दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं।
पर आप लोगों से गुजारिश ये है कि जहां जहां से जो भी फोन यूज किया गया है, वो फोन में जितने लोग जुड़े हुए थे उन सबका डेटा प्लीज ग्रुप में भेजें। अभी तुरंत भेज दीजिएगा, वरना बाद में भूल जाएंगे, कुछ लोग चले जाएंगे। ठीक है, इसके साथ मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मीटिंग को वाइंड अप कर रहे हैं। राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद, हिमांशी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जाओ राणा सर है को राणा सर है हो गए अब हो जाओ कोई बात आपको अगर बातें तो सचिवालय से मिले हैं, सचिवालय नंबर से बात होगा। नाम और ऑनलाइन की नहीं भेजना रोड की कई बनी जा बनो मत बनो अपना काम में कर तो दिए ऑनलाइन हो गई बुला के गए मिले ही नहीं और एक तो मेरा नाम, एक इसका नाम और एक हनुमान का नाम, और हमने जी बात तो कर देना। मोबाइल नंबर बता दे। अरे वो पौधा भी वही ले, ठेकेदारी ले, उसको लगाना है जैसा लगाना है। अब वो टेंडर अपन ले लेंगे, जैसी तो मेरा लगा रहे हैं अपनी 10 महिला को दे देते हैं। तुमसे हमारा इतना कोटा होगा, हम बोलवा देना पहले यार। वो मैं बाहर आ रही हूँ, जी बात है कि जी को लंबी बात है वहां तो उसको बात नहीं चाहिए मनी हमको देख लो वहां पर तेल आ गए जी बीमा पर लंबी करे तीन फाट गाड़ी होगी हां एक फाट का ड्राइवर अपने यार की कोई ना हुआ अच्छी तो गाड़ी है कोई ना मैं तो बाबा को हुआ मैं तो थोड़ा जो सी आई हुआ समय लगे हां समय लगे तो क्या क्या पकड़ मारा है मारा ये मुझे तो भाग जाओ गया अब आने वो लाइट अपन केरा कर देता भाग रहे अरे मैं भागो तो उनके भागो वो सगा लगा दे उनके भागो तो नहीं तो बता बोला जाए जाऊं तो इतनी रात को नहीं जाऊं जो ये लोग आए तो मुंजी होगो मुंजी धरा दे अरे कोई भगवान जाने कोई भी हो बाद में देख के मोबाइल को दिहाड़ी ठेका बोल के क्यों मोबाइल में ठेका बोला वो वन यू भी ना बाहर जानी हो ब्रेक में लियो बिल्लू भाई का ये ले बोला दीजिए जल्दी किया
ये क्या जो खेल खाई थी लिया फिर या फिर गड्डी वांजी तो धीरा 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 ले जाएगा ये कलर को खाड़ी वाली तो मलाज का पता है भाई पूरा हो गया हाँ मंदी लोग हाँ मंदी तो जाओ लोग ना छुई लगा दूँ लोग थोड़ी वाला लोग छुई हल्की भरा लोग लगा दूँ ऐसे गाने में गया तो बीच बैठ के यार वो गया खड़ा गया जाने होगा मैं जाते सुन लगी मैं तो भाई बंद कर दूँ तो रात यार कोई बाहर कहाँ जाओ तो फिर ले जाओ रात हाँ बोलो तो फिर ले जाओ तो कुछ तो गाड़ी बाहर की तुम कुछ बचाए पता है मुझे गुंगी की तरह पागल बना रहे हो यूं हूं तो बात तो बताओ ना उसमें क्या क्या बोल रहा था और कुछ बोल रहा था हाँ तो फिर भी मुझे तो बताओ मैंने तो उसमें क्या चोरी का बाप क्या चोरी का बाप तो नहीं हूँ मैं बात करता ना उन्होंने उनके नहीं फोन किया है बोल रहे हैं यार हाँ फिर भी भाई उनके दिमाग में कुछ कचरा होना निकाल देंगे ठीक है अपने को कोई टेंशन नहीं है अपने को उनसे बात करने की कोई पड़नी नहीं है अपन टाइम ऐसा ले आएंगे कि बात उनको करनी पड़ेगी ठीक है प्रॉपर्टी की तो इज्जत नहीं उन लोगों को पकड़ में इधर पागल बना रहे हैं परिवार को भड़काने हैं साले चलो ना चाय पीऊंगा डालो चलो ना बात पे हाँ लिख लो हाँ यार वो तो बात है यार पॉकेट में वहाँ ऐसे ऐसे बात नहीं है ऐसे बात नहीं कर सकते सामने वाले को भी पर्दे में देखे नहीं तो अब चलो इधर का कोई रिश्ता ही नहीं है अपने तो फिर बात करेंगे अच्छा पच्ची यूं नहीं है ना भाई अपने कर ही देंगे ये तो पच्ची है क्या हाँ चले तोड़ भी दें मगर देखो बच्ची की अपन भी किसी का घर बगोड़ाना नहीं चाह रहे भाई सामने वाला का घर बिगड़े नहीं है यदि ये लोग बातें भी करते हैं ना यार
अरे राजू, हाँ राजू, ये कौन भाई है साहब। बोल रहे जो? हाँ ये कौन है गाली गलौज कर रहा जो? अरे वो तो मेरे पास बैठा है, रवि है वो तो अलग ही रवि फोन पे किसमें? कर रहा है। अच्छा, फोन पे बात कर रहा है क्या? इधर हाँ इधर आवाज आ रही है यार, इसमें ऐसे मत बोलो ना, मुझसे बोलो दूर जाके बात करें। ठीक ठीक है। और म्यूट कर दे माइक। अरे रमेश जी, मीटिंग ऑफ हो गई है। जी, मीटिंग ऑफ हो गई है। अरे तो शकल तो दिखाओ। मैं ये कह रहा हूँ मीटिंग ऑफ हो गई है, वो तो मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा था इसलिए बाहर निकला नहीं बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे क्या है बीच में नेटवर्क ही गायब हो गए। चलिए, ये वो आपको मैंने जो भेजा है ना रजिस्ट्रेशन, वो कर दीजिएगा आप, इनका उम्र हाँ वगैरह सब लिख दीजिएगा। हाँ रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। हाँ, फोन कीपैड है कि नहीं है? ठीक है, हाँ ठीक ठीक।